है कि दूसरे पक्ष को अपने कौशल पर बहुत भरोसा है, लेकिन वो खुद की अवहेलना भी करता है। उसने एक बार भी सारी रोशनी नहीं चुराई और यहाँ तक कि उस रात खुद को फिर से चुराने के लिए वापस आ गया। वो लापरवाह था। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य सिर्फ जैद बुद्धा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उस रात वापस जाएगा और मोती चुरा लेगा। हालांकि जब आप दूसरे पक्ष के कौशल के बारे में सोचते हैं तो वो स्पष्ट रूप से आपसे बेहतर होता है। यदि आप पाते हैं कि दूसरा पक्ष आपसे कुछ चुरा रहा है तो आप निश्चित रूप से विरोध करेंगे। ऐसे में आप ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए क्यू बाओयुआन को नहीं पता कि आप भाग्यशाली हैं या बदकिस्मत। हालांकि चाहे कुछ भी हो, युआन वेफू कभी वापस नहीं जाएगा। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने का कोई रास्ता खोजना होगा। हालांकि वो अकेला है, उसे खाना भी पड़ता है। हर बार उसके पास पैसे नहीं होने पर वो चोरी नहीं कर सकता। अरे तुमने सुना, उत्तर में युद्ध होगा। इस समय अस्पताल से कुछ ही दूरी पर मेहमानों की एक मेज की बातचीत ने अस्पताल का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वो सेना में एक आदमी हुआ करता था, लेकिन वो अभी चला गया। हालांकि वो अभी भी इन सूचनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। मैंने लंबे समय से सुना है कि ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी जिफेंग साम्राज्य ने हमें बुलाया है। ये 10 से अधिक छोटे शहरों में है, लेकिन अब इसे जनरल शी ने अवरुद्ध कर दिया है। वर्तमान में युद्ध बहुत चिंताजनक है, आदमी ने कहा था। ये शांतिपूर्ण नहीं है। ऐसे लोग हैं जो अंदर से उठ रहे हैं और बाहर आक्रमण कर रहे हैं, बगल के लोगों ने भावुक होकर कहा। ये संसार वास्तव में शांतिपूर्ण नहीं है। क्यू बाओयुआन हमेशा से जानता था कि वो इसे सेना में या पार्षद झांक के बाहर की हवेली में महसूस कर सकता है। जब वो एक सैनिक थे, जब वो सीमा के पास तैनात थे, तो अक्सर पड़ोसी देश जिफेंग राज्य के साथ उनका झगड़ा होता था। दोनों पक्षों के बीच घर्षण की संख्या निश्चित रूप से काफी अधिक थी। हालांकि वो हमेशा छोटी छोटी झड़पें करता था और उसका पैमाना बड़ा नहीं होता था। इस छोटे से संघर्ष में ही उन्हें अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अपने पद पर पदोन्नति मिली। जब उन्होंने सेना छोड़ दी और युआन वाई झांग के घर के रक्षक बन गए, तब भी उन्हें लगा कि दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है। युआन वाई झांग एक प्रसिद्ध अमीर आदमी थे, इसलिए अक्सर कुछ कर्फ्यू वाले लोग होते थे जो युआन वाई के घर पर हमला करना चाहते थे। उन्होंने भी कई बार जवाबी लड़ाई की या दाहिना भाग जब्त कर लिया, जो असामान्य नहीं था। अब इन लोगों की चेत स्थिति के अनुसार उत्तर में छोटा सा झगड़ा एक बड़े युद्ध में बदल गया है, जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था और उन्हें यह उचित लगा। कौन नहीं कह सकता, यहाँ तक कि जो लोग विद्रोह करते हैं वे भी डाकुओं से भरे हुए हैं। पिछली बार जब मैंने बेचने के लिए कपड़े का एक बैच भेजा था, तो उस स्थान पर पहुंचने से पहले मुझे डाकुओं की कई लहरों का सामना करना पड़ा और अंत में कुछ भी नहीं मिला। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी। आप भाग्यशाली हैं। आखिरकार लोग ठीक और अच्छे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हुजिया परिवार का एक सदस्य भी एक पहाड़ी डाकू से मिला था और मारा गया और सामान लूट लिया गया। वो अमीर और गरीब दोनों है। अच्छा, दुनिया कब खत्म होने वाली है? शाही दरबार कई वर्षों से कमजोर रहा है। हालांकि यह डाकुओं और विद्रोहियों का दमन कर रहा है, लेकिन वे बेकार हैं। जितने अधिक डाकुओं का सफाया होगा, उतने ही अधिक विद्रोही होंगे। परिणाम स्वरूप देश में अनेक युद्ध होते रहते हैं। शाही दरबार उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। बहुत से लोगों ने एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वे अपने झंडे लगाने और विद्रोह की घोषणा करने का साहस करते हैं। शाही दरबार उन पर नियंत्रण नहीं रख सका, यहाँ तक कि अंत में उन्हें झावान बनना पड़ा। बेशक ये बहुत अच्छा काम नहीं किया। लोगों ने विलाप किया और विलाप किया, लेकिन पास के क्यू बाओयुआन का दिल हिल गया। उसने सोचा कि उसके पास कुछ कौशल है। वो पहले एक सैनिक था, वो एक गार्ड था। सेना में एक मामला था, वो वापस नहीं जा सका, लेकिन वो अब गार्ड नहीं बनना चाहता था। भले ही वो गार्ड का मुखिया था, अंततः वो नहीं चाहता था कि उसे बुलाया जाए। आखिरकार वो ऐसे ही भाग निकला। अब मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। लोगों को विद्रोह के लिए खींचो, यह विचार क्यू बाओयुआन के दिमाग में प्रकट होता है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही अधिक उद्दाम होता जाता है। वे मिट्टी के पैर वाले लोग जिनके पास कोई क्षमता नहीं है या जिनके पास दिमाग भी नहीं है, विद्रोह करने के लिए झंडे खींच सकते हैं। जहां तक शाही दरबार के दमन की बात है तो वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उन्हें कोई चिंता नहीं है। एक पूर्व सैनिक के रूप में वो वर्तमान सेना की युद्ध प्रभावशीलता के बारे में दूसरों से बेहतर जानते हैं। इसके अलावा अब इतने सारे विद्रोही हैं कि शाही दरबार उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता है। जब शाही दरबार खुद को महत्व देना चाहता है तो वो विकसित और विकसित हुआ है। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 137 चोरी। जब वो खा रहा था, क्यू बाओयुआन ने अपने विद्रोह की संभावना के बारे में सोचा। वो इसके बारे में जितना अधिक सोचेगा, संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि शाही दरबार को उखाड़ फेंकना जरूरी नहीं है। आखिरकार उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन राजा के रूप में पहाड़ पर कब्जा करना और एक शहर का मालिक होना बहुत संभव और सफल है। इसके अलावा वर्तमान शाही दरबार आंतरिक और बाहरी परेशानियों से पीड़ित है। एक बार जब ये बड़ा हो जाता है तो शाही अदालत यह नहीं सोचेगी कि खुद को कैसे मारा जाए। लेकिन झावान, जब ऐसा होता है, एक बार जब वो विद्रोह जारी नहीं रखना चाहता, तो झावान को स्वीकार करने का समय आ गया है। हालांकि इसकी प्रतिष्ठा सुनने में सुखद नहीं होगी, लेकिन गार्ड राइट से अधिक समृद्ध होना इसके लिए असंभव है। जब मैं इस जगह के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा खून खोल रहा है। आजकल बहुत से ऐसे बेघर लोग हैं जो भरपेट खाना नहीं खा पाते। जब तक मैं उन्हें खाना खिला सकूंगा और रह सकूंगा, तब तक बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए आते रहेंगे। बेशक शुरुआत में हर चीज कठिन होती है। उसके हाथ में पैसा नहीं है और कोई भी विद्रोह नहीं करना चाहता। यह एक मिथक है, इसलिए उन्हें सबसे पहले ये 2 चीजें सुलझानी होंगी। धन प्राप्त करने के कोई अन्य तरीके नहीं है। वो कम समय में बड़ी रकम हासिल करना चाहता है। प्रारंभिक लागत के रूप में वो केवल लूटने और चोरी करने के बारे में ही सोच सकता है। सौभाग्य से शुरुआत में उनके पास बहुत कम संख्या में लोग थे जो उनका अनुसरण करते थे और पैसे की मांग बड़ी नहीं थी। जब उसके आसपास अधिक लोग हों तो वो उन्हें अपने साथ काम पर ले जा सकता है। वह तेज है।
जब उसने पीछे के बारे में सोचा तो क्यू बाओयुआन के पास खाने का मन नहीं था। इस समय जो अभिभावक झांग युआनवाई का पीछा कर रहे थे वे पहले ही चले गए थे। वो ये देखने के लिए शहर में घूमने जा रहा था कि वहाँ कितने अमीर परिवार हैं। जब अंधेरा हो रहा होगा क्यू बाओयुआन संभवतः कई परिवारों को लक्ष्य के रूप में पाएगा। ये परिवार ऊंचे द्वार वाले आंगन में रहने वाले निश्चित रूप से अमीर परिवार है। हालांकि ऐसे परिवारों के पास अपनी रक्षा सेना होनी चाहिए और अस्पताल होने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि क्यू बाओयुआन को अपने कौशल पर भरोसा है। चोरी करने में असफल होने पर भी यदि वो जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बार जब आप अपना मन बना लेते हैं तो यह आपके मन को आसानी से नहीं बदलेगा। शाम को क्यू बाओयुआन ने अपने रात के कपड़े बदल लिए थे और उस आंगन में आ गया था जिसे उसने दिन के दौरान चुना था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बाएं और दाएं देखा कि कोई तो नहीं है। इसके बाद वह आंगन की दीवार पर कूद गया और चुपचाप आंगन में गिर गया। परिवार की संपत्ति का स्तर झांग युआन के समान होना चाहिए। जिस स्थान पर वो उतरा वो एक बड़े बगीचे के पास था। खिले हुए फूलों और पौधों से उसे अपने शरीर को अच्छी तरह से ढकने में मदद मिली और दूसरों द्वारा देखे जाने की संभावना नहीं थी। जैसे ही क्यू बाओयुआन निकलने वाला था उसने एक प्रकाश को आते देखा। वो इतना डर गया कि फूलों में छिप गया। हालांकि उन्होंने नर्सिंग होम की शक्ल में लोगों का एक समूह देखा जो लालटेन लेकर गश्त कर रहे थे। हालांकि इन लोगों का रवैया स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर नहीं है। आखिरकार हालांकि बाहर शांति नहीं है, यहाँ अपेक्षाकृत अच्छा है, पर्यावरण अपेक्षाकृत सुरक्षित है। वे अपनी सतर्कता में भी ढील देते हैं। वे बस चलते हैं और धीमी आवाज में बातें करते हैं बिना इधर उधर देखे। इन लोगों के व्यवहार को देखने के बाद क्यू बाओयुआन इस बार अपने कार्यों के बारे में अधिक आशावादी है। आम लोगों को उनकी शक्ल सूरत से डराना ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। हालांकि उपद्रव न करने के लिए वो उठने से पहले काफिले के निकलने का इंतजार करने लगा, छाया में भाग गया और पिछवाड़े का रास्ता देखने लगा। उन सोने और चांदी के खजानों की तरह उन्हें सामने आंगन में नहीं रखा जाएगा। वो आसानी से पिछवाड़े में आ गया। यहाँ गश्ती दल सामने वाले यार्ड से भी छोटा था। क्यू बाओयुआन ने रोशनी वाले घरों को देखा लेकिन उसे चिंता नहीं हुई। लाइट बंद होने तक उसने काम शुरू नहीं किया। उसके बाद यह एक यार्ड खोज है। प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सहज है। परिवार बहुत शांत लग रहा है। जब उसे वो कमरा मिल जाता है जहाँ खजाना रखा हुआ है तो वो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता है। क्यू बाओयुआन बहुत खुश है। हालांकि वो यह नहीं सोचता कि दूसरा पक्ष उसके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकता है। ये हमेशा अच्छा है कि उसे ढूंढना नहीं जा सकता। उसके लिए अभिनय करना भी सुविधाजनक है। बाद में क्यू बाओयुआन ने इसे कमरे में पाया। आखिर वो अकेला ही आया था, इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जिन्हें वो छीन सकता है। वो चीनी मिट्टी की बोतलों जैसी बड़ी और नाजुक चीजें नहीं ला सकता। इसलिए चुनने के बाद वो कुछ गहने, साथ ही कुछ सुलेख और पेंटिंग, विशेष रूप से उनमें से एक लाया जिसने उसका बहुत ध्यान आकर्षित किया। ये पेंटिंग दीवार पर नहीं बल्कि एक ब्रोकेट बॉक्स में टंगी हुई है। वो ब्रोकेट बॉक्स असाधारण दिखता है, लेकिन अब इसका उपयोग इस पेंटिंग और सुलेख को रखने के लिए किया जाता है जो इस पेंटिंग और सुलेख डिग्री की बहुमूल्य प्रक्रिया को दर्शाता है। मेरे पास करीब से देखने का समय नहीं था। आखिरकार मेरे लिए यहाँ अधिक समय तक रहना उपयुक्त नहीं है। जब मैंने अपना सामान पैक किया तो क्यू बाओयुआन चला गया। उसके बाद वह आसानी से यार्ड से बाहर चला गया, अपने अस्थायी निवास में वापस चला गया, अपनी बाहों में सभी चीजें नीचे रख दी और मेज पर भरी चीजों को देखा। क्यू बाओयुआन अच्छे मूड में था। जैद बुद्धा और नाइट पल की चोरी के कारण हुए खराब मूड में आखिरकार काफी सुधार हुआ है। क्योंकि पहली क्रिया इतनी सहज थी और फसल इतनी बड़ी थी कि क्यू तुरंत बिस्तर पर नहीं गया, लेकिन वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार था। आखिर अब भी वक्त है। देर रात हो चुकी है जो ऐसा काम करने का सबसे अच्छा समय है। फिर बहुत अधिक झिझक के बिना क्यू बाओयुआन बाहर जाने और दरवाजा बंद करने के लिए घूमता रहा। जहां तक उसके द्वारा चुराई गई चीजों की बात है तो उन्हें बस दूर रख दिया गया था। वैसे भी वे कल बिक जाएंगे। ये स्थान आंशिक है, वो अभी अभी आया है, इसलिए किसी को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यू बाओयुआन जो काम करने के लिए बाहर गया था उसे पता नहीं चला। उसके ब्रोकेट बॉक्स में तस्वीर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उस पर हल्की सी रोशनी पड़ी और फिर गायब हो गई। इसके बजाय यह एक पेंटिंग थी जो स्पष्ट रूप से अलग दिखती थी। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग में आसान काम था जो चित्र बनाना नहीं जानता था। पेंटिंग की गुणवत्ता बहुत खराब थी और यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था। ये बहुत पतला है। उस रात क्यू बाओयुआन ने रुकने से पहले लगातार 3 घरों में चोरी की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रक्रिया इतनी सहज होगी। उसे सहजता से अपना मन बदलना पड़ा। वो इतने सरल तरीके से बहुत सारी चीजें चुरा सकता था। उसको क्या हुआ है, बस चोर बनो। हालांकि वो अभी भी शांत है और जानता है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। जब 3 परिवार कल रिपोर्ट करेंगे कि कुछ चोरी हो गया है तो शहर के अन्य परिवार निश्चित रूप से अपनी सतर्कता बढ़ा देंगे। यदि वो स्थान बदलता भी है तो कई बार असफल हो जाता है। इसके अलावा एक चोर होने के नाते आखिरकार चोर नहीं हो सकता। बागी होना अच्छा नहीं है। आपके पास पैसा, रुतबा और अपने अधीनस्थों का एक समूह है। इसके बारे में सोचना अच्छा है। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 138 व्यर्थ प्रतीक्षा। कौन अंततः वो नायक कौन है जो हर समय बाहर आकर छिपने की क्षमता रखता है? क्यू बाओयुआन के कमरे से एक कठोर और क्रोधित आवाज आई। सौभाग्य से ये यहाँ बहुत सुदूर था, नहीं तो इतनी तेज आवाज से आसपास के पड़ोसी जाग जाते। इस समय क्यू बाओयुआन को लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने सोचा कि अगर वो एक काउंटी से दूसरे काउंटी में भाग जाएगा तो वो अपने पीछे के लोगों का पीछा करने से बच सकता है। वास्तव में वो युआनवाई के निवास में अन्य बाओयुआन का पीछा करने से बच गया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अभी भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि उसे पहले इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब भी वो इसके बारे में सोचता उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस होती। यदि दूसरा पक्ष उसके विरुद्ध लड़ना भी चाहे तो वो अपने कौशल के कारण दूसरे पक्ष को ढूंढ भी नहीं पाता था।
हालांकि उसके आसपास कोई नहीं था। क्यू बाओयुआन अभी भी गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे कि उसके चारों ओर दो आंखें हों जो हर समय खुद को देखती हो। उसे हर तरफ असहजता महसूस हो रही थी। क्यू बाओयुआन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अन्य लोग उसे देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब वो तीसरे चुराए गए परिवार से वापस आता है और अपनी रात भर की फसल को छांटने जा रहा है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक चीज गायब है, जो कि पेंटिंग है ब्रोकेट बॉक्स में। उस समय उसने खुशी से ब्रोकेट बॉक्स खोला और पेंटिंग को फिर से देखने के लिए तैयार था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रोकेट बॉक्स में जो दिखाई देगा वो भूत जैसी पेंटिंग होगी। पेंटिंग का स्तर सीधे तौर पर देखने के लिए असहिष्णु था, जो स्पष्ट रूप से पहले जैसा नहीं था। पहली बार क्यू बाओयुआन ने जैद बुद्धा और रात के मोती के बारे में सोचा जो उसने झांग युआनमाई के घर से चुराया था। उस वक्त ये दोनों चीजें भी बिना उसकी जानकारी की चोरी हो गई। इसलिए जब उसने कुछ खो दिया तो उसने दूसरे पक्ष के बारे में सोचा। उनकी राय में यह व्यवहार उस व्यक्ति द्वारा पहले भी किया गया होगा। बाद में उन्होंने अपनी बाकी चीजों पर गौर किया और पाया कि उनमें से कोई भी दुर्लभ नहीं थी। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष का खास शौक फिर दिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बार चोरी करना एक ही जैसा है। हालांकि यदि आप अपने स्वयं के रात्रि मोती के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि दूसरा पक्ष इसे एक बार भी चुराना नहीं चाहता है। हालांकि हर बार चोरी करना एक समान है, लेकिन यदि आप अधिक बार चोरी करेंगे तो बहुत कुछ खो जाएगा। क्यू बाओयुआन घबराकर इधर उधर देखता है, खासकर बाहर। उन्हें डर है कि सरकार से कोई अचानक आ जाएगा। क्योंकि दूसरा पक्ष हमेशा अनजाने में उसकी अपनी चीजें चुरा लेता है या उसका पीछा भी करता है, इसलिए उसके लिए खुद को मारना मुश्किल नहीं है। साथ ही वो सरकार को ये बताना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सौभाग्य से उन्होंने काफी देर तक निरीक्षण किया और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिला। जब क्यू बाओयुआन धीरे धीरे शांत हो गया तो उसने दूसरे पक्ष की पहचान और उद्देश्य पर विचार करना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगाना कठिन है। आखिरकार हालांकि दूसरे पक्ष ने कई बार खुद से कुछ चुराया है, वो सामने नहीं आया है और उसने कभी दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं है, इसलिए उसे इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि दूसरी पार्टी कौन है। हालांकि दूसरे पक्ष के उद्देश्य का अनुमान लगाना आसान है। दूसरा पक्ष लगातार 3 बार सामने आया है। हर बार जब वो अपनी ही कोई चीज चुराता है तो वो स्पष्ट रूप से पैसे की खातिर आता है और वो उसी समय खुद को रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, अन्यथा वो युआन झांग की हवेली में भाग नहीं सकता। इसके अलावा दूसरे पक्ष को खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब उसने रात का मोती चुराया तो वो सो रहा था। जिस रात पल ऐसे ही चोरी हो गया। अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसे ये भी नहीं पता था कि कैसे मरना है। ये सोचकर क्यू बाओयुआन को थोड़ी राहत महसूस हुई। जाहिर है उसकी जीवन सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। चूंकि दूसरा पक्ष उसकी जान नहीं चाहता, इसलिए वो इसकी सूचना सरकार को नहीं देगा। तभी क्यू बाओयुआन को सिरदर्द हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष खुद को चोट नहीं पहचाना चाहता, लेकिन वो हर बार उसकी चीजें चुराने आता है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी से उबरने से पहले वो दूसरे पक्ष द्वारा चीजें चोरी नहीं करवा सकता। वो पैसा कैसे तैयार कर सकता है और वो विद्रोह कैसे कर सकता है। फिर क्यू बाओयुआन ने आसपास की हवा से कहा, मुझे नहीं पता कि यह विशेषज्ञ है या नहीं। क्या आप बाहर आ सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं? यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्यू बाओयुआन सतर्क था, लेकिन उसने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन उसे दूसरी पार्टी नहीं मिली और अंत में वो केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सका कि दूसरी पार्टी चली गई थी। हालांकि क्यू बाओयुआन ने आज रात बिस्तर पर न जाने का फैसला किया। यदि दूसरा पक्ष वापस जाता है और कुछ चुराता है तो वो दूसरे पक्ष से बात करके देखेगा कि दूसरे पक्ष का उद्देश्य क्या है। निस्संदेह वो दूसरे पक्ष के साथ कोई सकारात्मक संघर्ष नहीं करना चाहता था। दूसरे पक्ष के कौशल को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वो मुसीबत की भीख नहीं मांगना चाहता। हालांकि क्यू बाओयुआन की प्रतीक्षा व्यर्थ होने के लिए अभिशप्त है। उसके लिए यह सोचना असंभव है कि जिस चोर ने उसका सामान चुराया था वो दुनिया में नहीं है और अब उसके सामने आने का कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए दूसरे पक्ष से बात करना असंभव है। हुआंग फैंग ने उस दिन कुछ खास नहीं किया। वो तो बस पूरे सुरक्षा विभाग से परिचित हो रहा था। लैंडर समूह के हालिया कारणों के कारण निम्नलिखित कारखानों में सुरक्षा कार्य अभी भी बहुत कठिन है। उसे उनसे निपटना होगा। ये सचमुच अच्छा नहीं है। हुआंग फैंग ने निम्नलिखित कारखानों में जाने और कुछ समय रुकने की योजना बनाई है। इस तरह शायद हम इन समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर सकते हैं। बेशक हुआंग फैंग हिंसा से समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। इन गैंगस्टरों से निपटना बेकार है। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो डरकर ही बात मानेंगे। हालांकि ये तब तक नहीं है। सुरक्षा विभाग में क्या है ये जानने के लिए इंतजार करने के बाद हुआंग फैंग सामान्य सुरक्षा कार्यालय के कार्यालय में वापस चला गया। वो कुछ सुरक्षा गार्डों को नीचे की फैक्ट्री में भेजना चाहता था। आखिरकार कंपनी के पक्ष में अपेक्षाकृत कम चीजें थी। वहाँ कई सुरक्षा गार्ड थे। बहुत से लोग बहुत बेकार थे। मैं लंबे समय से अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है। कभी कभी सुरक्षा गार्ड भी कंपनी का मुखौटा होते हैं। यहाँ अधिक सुरक्षा गार्ड छोड़ना कोई गलती नहीं है। हालांकि अब ये स्पष्ट है कि वे अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अधिक सुरक्षा बलों की आवश्यकता है। इसलिए हुआंग फैंग ने उन्हें अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया। जब फैक्ट्री का मामला सुलझ जाएगा तो उन्हें वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षा विभाग के सुरक्षा गार्ड इतने सरल समायोजन में सहयोग नहीं करेंगे। मैनेजर हुआंग, मैं हाल ही में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। शायद मैं फैक्ट्री नहीं जा सकता। मैं आपके लिए छुट्टी मांगने जा रहा हूँ। हुआंग फैंग द्वारा व्यवस्थित सुरक्षा बलों में से एक हुआंग फैंग ने कहा कि हुआंग फैंग को अपना नाम यान गुआंग याद है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लड़का बिल्कुल भी समझदार नहीं है। तारांकन वी यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 139 यामवी। यांग गुआंग की बातें सुनकर हुआंग फैंग की भौहें सिकुड़ गई। यांग गुआंग वो भी प्रभावित थे। वो हुआंग फैंग से कई साल बड़े थे। दरअसल सुरक्षा विभाग में हुआंग फैंग सबसे कम उम्र के थे।
हालांकि हुआंग फेंग यांग गुआंग से प्रभावित है, लेकिन उनके बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। हुआंग फेंग को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो अभी भी अपने काम से परिचित है। हालांकि वो आमतौर पर लोगों का अभिवादन करते हैं, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। वांग केवल एक ही भाई है। यांग गुआंग पहले ठीक थे और अब उन्हें अपनी शक्ल सूरत के बारे में कोई सवाल नहीं है। जब वो हुआंग फेंग के शब्दों का उत्तर देता है तो उसके मन में कोई सम्मान नहीं होता, तो वो वहीं बैठ जाता है और उसके बाद उसे हुआंग फेंग की भी परवाह नहीं होती है। वो मुड़ता है और अपने बगल के लोगों से बात करता है। हुआंग फेंग ने अपने दिल में गुस्सा सहन किया। वो जानता था कि वह अचानक शीर्ष स्थान पर आ गया है और बहुत से लोग आश्वस्त नहीं थे। ये खुद को बढ़त दिलाने के लिए था। हालांकि सु युमो की शांगफेंग तलवार से उसे कोई परवाह नहीं थी। इसलिए हुआंग फेंग ने यांग गुआंग के बगल वाले व्यक्ति से कहा, क्योंकि यांग गुआंग ठीक नहीं है, इसलिए मत जाओ। गुआन पेंग, जाओ। गुआन पेंग ने यांग गुआंग के साथ बस बात की और हंसे। अब जब उसने हुआंग फेंग को उससे बात करते देखा और उसे नीचे कारखाने में जाने के लिए कहा तो वो दुविधा में पड़ गया। प्रबंधक हुआंग, मैं हाल ही में अपने बच्चों को स्कूल भेजने जा रहा हूँ। उसकी माँ एक व्यावसायिक यात्रा पर है, इसलिए अगर मैं कारखाने में जाता हूँ तो मैं समय का ध्यान नहीं रख पाता। अगर प्रबंधक हुआंग मुझे जाने देने पर जोर देता है तो मुझे यकीन है कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं देर से आता हूँ तो प्रबंधक हुआंग मेरा वेतन नहीं काट सकता हर दिन काम के लिए। ये लड़का सही और ईमानदार है, जैसे कि उसे अपने कारण नहीं बल्कि हुआंग फेंग के कारण काम पर देर हो रही है। हुआंग फेंग उसे दोष नहीं दे सकते या उसका वेतन नहीं काट सकते। हुआंग फेंग का चेहरा और भी बुरा था। भाई वांग ने एक तरफ आह भरी और खड़े होकर कहा, प्रबंधक हुआंग, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। वो आमतौर पर हुआंग फेंग जियाओ हुआंग को बुलाता है या वो सीधे अपना नाम बताता है। हालांकि अब जब हुआंग फेंग आधिकारिक तौर पर प्रबंधक है तो वो अब इसे ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। हुआंग फेंग अपना हाथ हिलाता है और भाई वांग को बैठने के लिए कहता है। फिर वो लाओ पिंग नाम के एक आदमी के पास आता है जो अभी भी अपने मोबाइल फोन से खेल रहा है, जैसे कि उसने हुआंग फेंग को नहीं देखा हो। वह हुआंग फेंग की ओर देखता भी नहीं है। लाओ पिंग सुरक्षा विभाग में एक पुराने कर्मचारी हैं। जैसे ही कंपनी की स्थापना हुई उसी समय वो प्रबंधक लियू के रूप में कंपनी में आए। इससे पहले मैनेजर लियू ने उनसे मैनेजर का पद छीन लिया था। आखिरकार उसने नहीं सोचा था कि वो मैनेजर लियू से भी बदतर है। अब प्रबंधक लियू को बर्खास्त कर दिया गया है। वो सोचता है कि उसका अवसर आ गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने ये कल्पना करने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि कितनी देर तक उसने एक नया प्रबंधक नियुक्त किया है और नया प्रबंधक अभी भी वो नहीं है, जिससे उसे बहुत असुविधा होती है। खासकर जब नया प्रबंधक एक युवा व्यक्ति हो जो अभी अभी आया हो तो वो और भी अधिक असंतुष्ट होता है। वो सुरक्षा विभाग में एक समूह का समूह नेता है। ऐसे कई लोग हैं जो उनकी बात सुनते हैं। यांग गुआंग और गुआन पेंग भी उनके समूह के सदस्य हैं। एक समूह मुख्य रूप से कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल यहीं रह सकते हैं। हुआंग फेंग उन्हें नीचे जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जाने की बात तो दूर। हालांकि हुआंग फेंग की नियुक्ति के ठीक बाद लाओ पिंग ने अपने समूह के लोगों को नमस्ते कहा। हुआंग फेंग के आदेश का पालन न करें। यदि वो पदावनत होकर अपना काम कठिन बनाना चाहता है तो ऊपर वाले जानते हैं कि यदि उसमें योग्यता नहीं होगी तो उसे मैनेजर के पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए जब हुआंग फेंग ने यांग गुआंग और गुआन पेंग के लिए व्यवस्था की तो उन्हें मना करने का बहाना मिल गया। टीम लीडर लाओ, चूंकि आप अपने नीचे किसी चीज के कारण नीचे नहीं जा सकते, इसलिए आपको स्वयं नीचे जाना होगा और कुछ दिनों के लिए कारखाने में रहना होगा और समय लंबा नहीं होगा। हुआंग फेंग ने कहा, क्या प्रबंधक हुआंग मुझसे बात कर रहे हैं? उस समय लाओ पिंग ने आश्चर्य से देखा और कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी। कृपया प्रबंधक हुआंग को फिर से बताएं। इस समय सुरक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी भी इस ओर देख रहे हैं। जाहिर है हर कोई जानता है कि लाओ पिंग हुआंग फेंग मावेई को देने जा रहा है या सीधे उसका सामना भी करेगा। वे जानना चाहते हैं कि हुआंग फेंग क्या करेगा, लेकिन ज्यादातर समय कोई रास्ता नहीं होता है। अतीत में जब प्रबंधक लियू वहां थे तब भी प्रबंधक लियू लाओ पिंग के कई आदेश विद्रोही होंगे। मैनेजर लियू के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग की तो बात ही छोड़िए, जो अभी अभी आया है उसे कोई मजबूत आधार नहीं मिला है। वो लाओ पिंग की पुरानी योग्यता को कैसे हरा सकता है? हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सुयुमो को हुआंग फेंग पर पूरा भरोसा था। हुआंग फेंग की नियुक्ति की शुरुआत में सुयुमो ने सोचा कि उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने सीधे उसे तलवार दे दी। मैंने कहा कि टीम लीडर लाओ, आपके नीचे के सभी लोग व्यस्त हैं और नीचे की फैक्ट्रियों को भी समर्थन की जरूरत है। इस मामले में टीम लीडर लाओ को व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए। हुआंग फेंग ने बिना अभिव्यक्ति के कहा, मैं ही क्यों? मेरी टीम को क्यों जाना चाहिए? क्या बाकी लोग नहीं जा सकते? अप्रत्याशित रूप से लाओ पिंग ने हुआंग फेंग से सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। उनके रवैये में कोई सम्मान नहीं था। इस कार्यालय में वास्तव में एक से अधिक समूह है। हुआंग फेंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद दूसरे समूह के नेता लियो होंग पहले ही कूद पड़े। आपका क्या मतलब है लाओ पिंग? प्रबंधक हुआंग आपके समूह के लोगों की व्यवस्था करता है। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो बस हमें धक्का दें। इसका मतलब है ल्यूपिन, तुम प्रामाणिक नहीं हो। कोई मान गया। हुआंग फेंग अभी भी नहीं बोला, इसलिए उसने उन्हें झगड़ते हुए देखा। हम जो भी गंदा काम करते हैं हमारा समूह थक जाता है। पिछली बार जब हमने कल्याण दिया था तो आपके दोनों समूह के लोग किसी और की तुलना में तेज थे। लाओ पिंग ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। मैं इसी लायक हूँ, लियू होंग ने कहा। विषय को बंद मत करो, प्रबंधक ने आपके लिए व्यवस्था की है। यदि आप इस तरह से इनकार करते हैं तो वो प्रबंधक को गंभीरता से नहीं लेता है। लाओ पिंग की तरह लियू होंग कंपनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी हैं। वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। अब वे सीधे हुआंग फेंग के सामने चुटकी ले रहे हैं। आप वहां जा सकते हैं, हम इसे लगभग आपको दे देंगे, लाओ पिंग ने कहा। प्रबंधक ने आपके पहले जाने की व्यवस्था की। लियू होंग आओ, चिंता मत करो, आप सभी के पास मौका है। जब लोगों का एक समूह थोड़ी देर के लिए बाहर आएगा तो वे दो समूहों में बदल जाएंगे, हुआंग फेंग ने अचानक कहा।
नहीं मैनेजर, आप ऐसा नहीं कर सकते। लियू होंग इस बार इसके खिलाफ है। जहां तक लाओ पिंग का सवाल है, वो उपहास करता है। हुआंग फैंग वास्तव में मामलों को संभाल नहीं सकते। यदि वो खुद को दबाने के लिए घूरता है तो उसे कुछ संदेह होगा। हालांकि उन्होंने एक ही बार में दोनों की पुरानी योग्यताओं को ठेस पहुंचाई है। एक प्रबंधक के रूप में उनका पद संभवतः शांत नहीं होना चाहता। तारांकन वी ये लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 140 लेन टॉकिंग। क्यों नहीं? हुआंग फैंग ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? हुआंग फैंग के शब्दों ने लियू होंग को स्तब्ध कर दिया। हुआंग फैंग अब प्रबंधक है। निम्नलिखित कारखानों को अस्थायी रूप से सुदृढ़ करने के लिए उनकी व्यवस्था करना पूरी तरह से उचित है। उसे यह अधिकार है। ये सिर्फ इतना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग अचानक अपना भाला खुद पर तान देगा। अभी हुआंग फैंग एक समूह पर निशाना साध रहा है और वो उसे बोलने में भी मदद करता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग, एक युवा व्यक्ति, इतना लापरवाह था और खुद की गणना करता था। बेशक लियू होंग नीचे नहीं जाना चाहता। आखिरकार जब वो फैक्ट्री में जाता है तो वो कंपनी में इतना सहज कैसे महसूस कर सकता है? वहां ओवरटाइम काम करना एक नियमित बात है। यहाँ समय पर काम पर जाने और माहौल व खाना अच्छा होने के विपरीत वो नीचे जाने को कैसे तैयार हो सकता है? इसके अलावा हुआंग फैंग भी उसके दिल में तिरस्कृत है, अन्यथा वह नहीं कहेगा। क्योंकि हम हमेशा कंपनी के पक्ष में हैं और हम निम्नलिखित कारखानों से परिचित नहीं हैं। हम केवल परेशानी पैदा करने के लिए जा सकते हैं। लियू होंगाओ, मैंने आपसे हर समय वहां रहने के लिए नहीं कहा था, बस थोड़ी देर के लिए जाने के लिए कहा था। इसके अलावा हम सिर्फ सुरक्षा गार्ड हैं। हमें गश्त करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए हम किस तरह की अराजकता फैला सकते हैं। हुआंग फैंग रूट। लियू होंग थोड़ा वाचाल है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की व्यवस्था को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इतने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। यदि वो अपनी इच्छा से हुआंग फैंग की बात सुनता है तो फिर भी वो यहाँ कैसे घुल मिल सकता है? हुआंग फैंग सिर्फ एक नया व्यक्ति है, इसलिए लियू होंग लाओ पिंग की तरह कारखाने में जाने के खिलाफ नहीं है। आखिरकार कुछ ही दिन की बात है। वे इतनी अधिक परवाह कैसे कर सकते हैं? वे जिसके खिलाफ है वो खुद हुआंग फैंग है। वे नहीं चाहते कि हुआंग फैंग इतना अच्छा प्रबंधक बने। वे भी नहीं जाना चाहते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे लियू होंग केवल कुछ ही लोगों को अपनी पीठ के नीचे से बाहर कर सके। लियू होंग को परेशान करने के बजाय हुआंग फैंग ने सीधे तीसरे समूह के समूह नेता की ओर देखा और पूछा, क्या आप जाने को तैयार नहीं है? मेरे नीचे के सभी लोग शहर में रहते हैं, आगे पीछे जाना सुविधाजनक नहीं है। समूह 3 के समूह नेता ने कहा कि यद्यपि वो और समूह 1 और समूह 2 के समूह नेता सामान्य समय में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन वे हुआंग फैंग का बहिष्कार करने पर सहमत हुए। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और दिखाया कि वो जानता था। वो पीछे मुड़ा और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। भाई वांग के अलावा कई सुरक्षा गार्ड हुआंग फैंग को एक तरह की देखने वाली मानसिकता से देख रहे थे। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वे क्या सोच रहे थे और जानते थे कि वो उन्हें मना नहीं सकते। हुआंग फैंग ने एक ही समय में सभी लोगों पर गोली चलाई और एक ही समय में टीम के 3 वरिष्ठ नेताओं को नाराज किया। इसका कारण यह नहीं है कि वो मूर्ख था, बल्कि यह कि वो समस्या को हमेशा के लिए हल करना चाहता था, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उनमें से एक से आज ही निपटे। आगे चलकर अन्य लोग भी उससे लड़ने के लिए कूद पड़े। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो जब भाई वांग सामने आया तो वो सहमत हो गया। बेशक हुआंग फैंग सभी सुरक्षा गार्डों को बदलना नहीं चाहता था। आखिरकार यह अधिक यथार्थवादी है। हालांकि एक उदाहरण बनाना अभी भी आवश्यक है। इसके अलावा इनमें से कई लोग पहले बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने प्रति उन्मुख हो। इस तरह उनका आगे का काम आसान हो जाएगा। जहां तक उन्हें पहले बूढ़े का रोल प्ले करने का शौक है, जहां जाना पसंद है, वहां खुद के साथ नहीं रहते। हुआंग फैंग ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे फोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो निर्देशक झांग, नमस्ते, मैं हुआंग फैंग हूँ। क्या आप कृपया यहाँ आ सकते हैं? हाँ, कुछ काम करना है। ठीक है, धन्यवाद। अन्य लोगों ने हुआंग फैंग को फोन करते हुए देखा। वे नहीं जानते थे कि वो किसे बुला रहा है, लेकिन उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। हुआंग फैंग का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षा से भिन्न था। जब वे आना चाहते थे तो हुआंग फैंग को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। या वो क्रोधित था, गुस्से में था, या वो बस चला गया। लेकिन अब हुआंग फैंग का चेहरा बिना किसी घबराहट या गुस्से के शांत है। हालांकि ये शांति लोगों को थोड़ा असहज महसूस कराती है। वे नहीं जानते कि हुआंग फैंग इसके बारे में क्या सोचते हैं और अभी किसे बुलाया गया था। ठीक है प्रबंधक हुआंग, मुझे लगता है कि इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। इस समय लाओ पिंग ने अचानक कहा कि वो एक बुरा लोमड़ी था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हुआंग फैंग क्या सोच रहा था। उसे खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने पीछे हटने की पहल की। वैसे भी जब तक ये चर्चा का विषय था तब तक हुआंग फैंग का निर्णय सफल नहीं हुआ और हुआंग फैंग का चेहरा अभी भी खोया हुआ था, बस पहले से थोड़ा बेहतर था। हाँ, चर्चा करना असंभव नहीं है, उन्होंने तुरंत कहा। दूसरे और तीसरे समूह के नेता भी उत्कृष्ट लोग हैं। हालांकि हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं। वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं और नहीं जानते कि हुआंग फैंग क्या करने जा रहा है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि वे जल्द ही कर्मियों झांग यून को अंदर आते हुए देखते हैं और झांग यून की आकृति देखते हैं। उन तीनों को कुछ बुरा अंदाजा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह संभव है। हुआंग फैंग शीर्ष पर है, सभी आवश्यकताएं स्थिर है। वो कहां से आया इतनी शक्ति? प्रबंधक हुआंग। झांग यून के आने के बाद उसने सबसे पहले सुरक्षा कक्ष में अन्य सुरक्षा गार्डों को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य था। वर्तमान दृश्य को देखकर वह अनुमान लगा सकती थी कि अभी क्या हुआ है। हालांकि वो विशिष्ट बातें नहीं जानती थी, लेकिन इन बूढ़े लोगों ने अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए जानबूझकर हुआंग फैंग को शर्मिंदा किया होगा। बस वे नहीं जानते कि उनके व्यवहार और मृत्यु चाहने में कोई अंतर नहीं है। हुआंग फैंग कौन है? हालांकि वो लंबे समय तक नहीं आए, लेकिन सुयुमो के साथ उनके अच्छे संबंध थे। झांग यून ने कुछ साहसिक अनुमान भी लगाए।
आज सुयुमो ने उसे सीधे फोन किया और हुआन फैंग के साथ सहयोग करने के लिए कहा। यदि हुआन फैंग का कोई निर्णय होता जब तक ये सुरक्षा गार्ड के बारे में था, उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ऐसा सिर्फ हुआन फैंग की राय के अनुसार किया। ये कैसा अधिकार है? कहने का तात्पर्य यह है कि सुरक्षा विभाग में ये लोग रह सकते हैं या नहीं, कौन रह सकता है, किसे अधिक वेतन दिया जा सकता है, किसे वेतन काटा जा सकता है, ये सब हुआन फैंग द्वारा तय किया जाता है। यह अधिकार बहुत महान है। इस मामले में ये सुरक्षा गार्ड जानबूझकर हुआन फैंग को शर्मिंदा करते हैं। ये किस बारे में है? बेशक सुयुमो से कॉल प्राप्त करने के बाद झांग यून अपनी पिछली अटकलों के बारे में अधिक निश्चित था। सुयुमो को झांग यून के दिमाग में कुछ अनुमान नहीं पता थे। शुरुआत में उसने हुआन फैंग को अपने लिए गाड़ी चलाने की व्यवस्था की और सुयुमो ने एक हल्का सा संकेत देखा। हालांकि उस समय उसे हुआन फैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। झांग यून भी एक शक्तिशाली व्यक्ति थी और वो इस वजह से उसे ड्राइव नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाद में सुयुमो ने पाया कि हुआन फैंग के प्रति उसका रवैया बदल गया था। इस समय उसने झांग यून को भी नहीं खोला क्योंकि वो जानती थी कि झांग यून एक चतुर व्यक्ति थी और वो बात नहीं करेगी या इधर उधर नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर वो वहां होती तो खुद बाहर आने के बजाय हुआन फैंग की भी बहुत देखभाल कर सकती थी। तारांकन वी लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शो तारांकन नेट से है। अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 141 में गलत हूँ। बेशक सुयुमो ने ऐसा निर्णय लेने का कारण ये था कि भले ही झांग यून को नहीं पता था कि क्या करना है, वो ज्यादा परवाह नहीं करेगा और उसने कुछ भी शर्मनाक नहीं किया। और झांग यून वास्तव में बहुत समझदार है, भले ही उसे कोई अनुमान हो, उसने किसी को नहीं बताया है। निर्देशक झांग, आप यहाँ हैं? हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए झांग यून से कहा, कृपया मेरे लिए एक काम करें। क्या आप इन टीम लीडरों को इस्तीफे की औपचारिकताओं से गुजरने में मदद कर सकते हैं? हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट या कारण के बारे में पूछे बिना झांग यून सीधे सहमत हो गया, जिससे हुआन फैंग आश्चर्यचकित हो गया। सबसे पहले वो कहना चाहता था कि उसे सुयुमो से अधिकार मिला है। अब सुयुमो ने उसे बुलाया होगा। क्यों? मैं सहमत नहीं हूँ। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम क्यों खुले? कहने का मतलब है किसी भी चीज का कोई कारण नहीं है। आप हमें जो प्रेरित करते हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें राष्ट्रपति सु और राष्ट्रपति जी को देखने की जरूरत है। लाओ पिंग के 3 लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। उनके पिछले कुछ अनुमान हकीकत में बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग ऐसा निर्णय लेंगे। बिना किसी झिझक के उन्होंने उन्हें सीधे खोल दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बार में 3 खोले। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक कि भाई वान सहित अन्य सामान्य सुरक्षा गार्ड भी हुआन फैंग के शब्दों से डर गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना पागलपन भरा निर्णय लेगा। उन्होंने अचानक 3 लोगों को खोला जिन्हें सुरक्षा विभाग में बुजुर्ग माना जा सकता था। क्या कारण है? क्या कारण है? ये तो आप अपने मन में जानते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यद्यपि वो कई लोगों से छोटा था और कई लोगों से अधिक अनुभवी था, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अक्षम है। खासकर भंडारण बॉक्स के कारण वो अब और अधिक आश्वस्त है। सच कहूं तो अतीत में भले ही सुयुमो ने उसे यह अधिकार दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसका उपयोग करे। अगर उसने इसका इस्तेमाल भी किया तो यह इतना गहन नहीं होगा। लेकिन अब जाहिर तौर पर वो ऐसा नहीं सोचते। वो इन लोगों के कारण अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है और उसे ये पसंद नहीं है कि जब वो कुछ करता है तो कुछ लोग जानबूझकर उसकी पीठ पीछे झगड़ते हैं। जब लोग सोचते हैं कि यह पागलपन है तो वो निर्णय लेता है कि यह सामान्य है। बेशक वास्तव में सुयुमो का मतलब सुयुमो है। हालांकि सुयुमो ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हुआन फैंग से सुरक्षा विभाग को पुनर्गठित करने के लिए कहा। जाहिर है वो अब अंदर के कुछ लोगों से बहुत असंतुष्ट थी। वहां बहुत सारे सुरक्षा गार्ड हैं और हुआन फैंग उन सभी से एक साथ नहीं निपट सकते। इसलिए ये 3 लोग जो पहल करते हैं और कुछ प्रभाव रखते हैं, लिवी के लिए अच्छे लक्ष्य हैं। हुआन फैंग की उन तीनों की समझ के अलावा उन्हें नहीं लगता कि उन्हें खारिज करना गलत है। इस तरह का व्यक्ति जो पूरे दिन कुछ नहीं करता है और अपने बॉस के खिलाफ लड़ना पसंद करता है, बस इसे अपने तक ही सीमित रखता है। इतना ही कहा जा सकता है कि यदि हम नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ हुआन फैंग, यह आपके अपने हितों का बदला है। लाओ पिंग चिल्लाया। जाहिर है उसने अब सीधे हुआन फैंग के साथ अपना चेहरा फाड़ दिया है और सीधे हुआन फैंग का नाम बुलाया है। मेरा आपसे कोई निजी झगड़ा नहीं है। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जानबूझकर तुम्हें शर्मिंदा किया है। अब तुम हमसे बदला लेने आए हो। लियू होंग ने भी कहा। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम क्या चाहते हो? हुआन फैंग ने हल्के से कहा। आप। लियू होंग ने सोचा कि हुआन दोषी था, लेकिन उसने इसे सीधे स्वीकार कर लिया। हम राष्ट्रपति सु और राष्ट्रपति शी को बताना चाहते हैं कि आपने जो व्यवस्था की है उस पर हमारी कुछ अलग राय है और आप हमें बर्खास्त कर देंगे। यह उचित नहीं है। हम इससे सहमत नहीं हैं। ग्रुप लीडर ने भी कहा। ये बेकार है, भले ही राष्ट्रपति सु इसे जानते हो। हुआन फैंग ने कहा। आपको लगता है कि मेरे एक छोटे से प्रबंधक के साथ आप वास्तव में कह सकते हैं कि यदि आपको बर्खास्त किया जाता है तो आपको बर्खास्त किया जा सकता है? हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद उन तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उन्होंने ये भी सोचा कि हुआन फैंग को उन्हें बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो उनसे दोबारा बदला लेना चाहता हो। यह स्पष्ट था कि यह मामला राष्ट्रपति सु या राष्ट्रपति जी से प्रेरित था। ऐसा लगता है कि आप भी यह समझना चाहते हैं कि वास्तव में यदि वे ईमानदारी से काम करना जारी रखते हैं, चाहे मैं या राष्ट्रपति सु, वे आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। यह आपकी गलती है, आपकी योग्यता के आधार पर। मुझे लगता है कि यह न केवल सही है मेरे लिए, लेकिन मैनेजर लियू के लिए भी। हुआन फैंग ने कहा। हुआन फैंग ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने प्रबंधक लियू के साथ कंपनी में प्रवेश किया था और उनकी क्षमता प्रबंधक लियू से कम नहीं थी, इसलिए उन्होंने सामान्य समय में प्रबंधक लियू की बिल्कुल भी नहीं सुनी। बेशक वे उसकी बात पूरी तरह सुनने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी वे जानबूझकर मैनेजर लियू को शर्मिंदा कर देते थे।
पूर्व प्रबंधक लियो अपनी क्षमता और सुयुमो के समर्थन की कमी के कारण उन्हें नहीं ले सके। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग के पास उन सभी को एक ही बार में भगाने के लिए इतना बड़ा साहस होगा। भले ही सुयुमो उनसे असंतुष्ट था, वह चाहता था कि हुआंग फैंग उन्हें चेतावनी दे या उनमें से एक को बर्खास्त कर दे, मुर्गियों को मार डाले, बंदर पर नजर रखें। हुआंग फैंग नीचे है, इन तीनों को उन्होंने सीधे तौर पर खोला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। आखिरकार आप कई वर्षों से यहाँ हैं और मुआवजा आपसे कम नहीं होना चाहिए। हुआंग फैंग ने कहा कि वो इस तरह की बात से अन्य सुरक्षा गार्डों को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा सुयुमो का यही मतलब होना चाहिए। हालांकि अब तीनों लोगों को जिस चीज की परवाह है वो स्पष्ट रूप से यह मुआवजा नहीं है। जैसा कि हुआंग फैंग ने कहा था जब वो पहली बार तियानजियाओ समूह में यहाँ आए थे, कर्मचारियों का इलाज बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि उनके छोटे सुरक्षा गार्ड भी कई कंपनियों के सफेदपोश कर्मचारियों को पकड़ सकते हैं। उनका काम आसान है और उनकी मजदूरी अभी भी अधिक है। वे कैसे जा सकते हैं? प्रबंधक हुआंग, मैं गलत हूँ, मुझे आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। लाओ पिंग नम होने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर बाकी दोनों का रवैया भी वैसा ही है। उनमें वही भावना कहाँ है? पहले एक एक करके हुआंग फैंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो हुआंग फैंग से उन्हें माफ करने के लिए कह रहा है। आखिरकार हुआंग फैंग सुरक्षा विभाग के प्रबंधक हैं। जब तक हुआंग फैंग उन्हें रखना चाहते हैं, सुयुमो जानबूझकर उनसे कभी नहीं मांगेंगे। हुआंग फैंग बस अपना सिर हिलाता है और बोलता नहीं है। यदि वह उन तीनों को नहीं खोलता है तो सुरक्षा टीम में उन तीनों की अपेक्षा के अनुसार सुरक्षा विभाग को सुधारना वास्तव में मुश्किल है। इसके अलावा जब वह सामान्य समय में भाई वांग के साथ ड्यूटी पर थे, हालांकि उनका यह मतलब नहीं था, भाई वांग ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ चीजें की हैं, इसलिए उन्होंने उन तीनों को बर्खास्त कर दिया। हुआंग फैंग को लगा कि उसने उनके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया है। हुआंग, तुम हमें आजीविका नहीं देना चाहते, इसलिए असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। लाओपिंग के बगल में हुआंग फैंग के रवैये से स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। वह दहाड़ता हुआ और हुआंग फैंग की ओर तेजी से मुक्के से हमला करने लगा। ध्यान से, झांग यून और भाई वांग उसी समय चिल्लाए कि कुछ अन्य सुरक्षा गार्ड भी चिल्लाए। सभी लोगों की नजर में हुआंग फैंग सिर्फ एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट है। उसके पास अलग कौशल है, लेकिन लाओपिंग अलग है। उसकी कुशलता कैसी है, ये सभी सुरक्षा गार्ड इसके बारे में जानते हैं, इसलिए लोग हुआंग फैंग के बारे में चिंतित हैं। तारांकन वे ये लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शुओ तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 142 दृष्टिकोण परिवर्तन। हुआंग फैंग का प्रदर्शन बहुत शांत है। हाल ही में इस तरह के कई अनुभव हुए हैं। वह लाओपिंग से कैसे डर सकता था? बेशक हुआंग फैंग की शांति का मतलब अन्य लोगों की नजरों में चौंक जाना है। लियू होंग और 3 समूहों के समूह नेता ने एक दूसरे पर व्यंग्य किया। हालांकि उन्होंने हुआंग फैंग को मदद नहीं दी, उनके पास लाओपिंग के समान विचार नहीं था, लेकिन लाओपिंग की कार्रवाई तेज और तेज थी। उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग सबके सामने हार जाने वाला है। वे दोनों इससे नफरत करते थे और जोर से हंसते थे। हालांकि अपेक्षित घटना नहीं घटी। हुआंग फैंग ने अपनी इच्छानुसार अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर लाओपिंग की क्रूर मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया। यह देखकर कि उसे हुआंग फैंग ने पकड़ लिया है, लाओपिंग जल्दी से छूटना चाहता था। उसने जो सोचा था वह आसानी से किया जा सकता है, हालांकि वह हुआंग फैंग के नियंत्रण से छुटकारा नहीं पा सका। नेता लाओ, आप क्या करना चाहते हैं? हुआंग फैंग ने हल्के से पूछा, लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा दी। हालांकि लाओपिंग का चेहरा लाल से सफेद, सफेद से बैंगनी में बदलने लगा। उसके बगल के लोगों ने उसकी असामान्यता पाई है। जाने दो, लाओपिंग ने देखा कि उसे अलग होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह केवल अपना मुंह ही खोल सकता था। साथ ही वह समझ गया कि हुआंग फैंग उतना बदमाश नहीं था जितना वह दिखता था। ऐसा लगता है कि यह नेता लाओ का पहला कदम है ना? क्या मुझे पुलिस बुलाने की जरूरत है? हुआंग फैंग ने पूछा, लेकिन उसके हाथ की ताकत फिर से बढ़ गई थी। आखिरकार लाओपिंग रोने से खुद को नहीं रोक सका। दर्द की वजह से उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था और शरीर बेकाबू होकर मुड़ गया था। हालांकि जैसे ही वह नीचे झुकने वाला था, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी और फिर उसने अचानक हुआंग फैंग को लात मारने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी हल्के दिल का था और एक पैर फैला हुआ था। कोई कल्पना नहीं थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने आए। ये सब ताकत की प्रतियोगिता थी और नतीजा ये हुआ कि लाओपिंग हार गए। लाओपिंग फिर चिल्लाया। अब उन्हें सिर्फ हाथ में ही नहीं बल्कि पैर में भी दर्द होने लगा है। उनके अनुभव के अनुसार अब उनके पैर में चोट लगी होगी और सूजन आ गई होगी। जाने दो मैनेजर हुआंग, मुझे पता है कि यह गलत है, कृपया मुझे जाने दो। लाओपिंग, जो हमेशा अहंकारी रहे हैं, ने वास्तव में एक युवक से दया की भीख मांगने की पहल की। उसके आसपास मौजूद सुरक्षा गार्ड हैरान रह गए। हालांकि जब उन्होंने उसके चेहरे पर भाव देखे तो वे सभी समझ गए कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के दिखने में पतले शरीर में इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। लाओपिंग के कौशल और ताकत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें लागू कर पाता, अचानक हुआंग फैंग ने उसे मार गिराया। बाद में उन्हें हुआंग फैंग की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। लाओपिंग हुआंग फैंग के साथ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। आखिरकार उसके पास अभी भी एक हाथ और एक पैर है। हालांकि हुआंग फैंग ने आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ ली और खुद को एक पैर से पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा उदासीन था और उसके दिल में अचानक प्रतिरोध का विचार खो गया और उसे लगा कि अगर वो दोबारा संघर्ष करेगा तो भी उस पर कोई असर नहीं होगा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने वास्तव में लाओपिंग को जाने दिया। वो दूसरी ओर से अचानक हुए हमले से नहीं डरता था। उनकी कुशलताएं उनकी अपनी नजर में कुछ भी नहीं थी और हुआंग फैंग बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते थे। हुआंग फैंग के अपनी पकड़ ढीली होने के बाद लाओपिंग ने अपनी मुट्ठी रगड़ी और फिर निराशा में झांगियों के साथ बाहर चला गया। उन्हें हार का एहसास हो चुका है।
ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि उसकी आंखें नहीं है और वह गलत व्यक्ति को देखता है। हुआंग फेंग उतना हानिरहित नहीं है जितना वह आमतौर पर दिखाता है। वह आमतौर पर कम महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई सोचता है कि वह बदमाशी में अच्छा है तो यह एक बड़ी गलती है। ये गलत है। हुआंग फेंग फिर से लियू होंग को देखता है। उनका चेहरा अब भी पहले जैसा शांत है। वो अपना चेहरा न बदले या क्रोधित न हो, इसलिए वो चुपचाप उन्हें देखता रहता है। लियू होंग और लियू होंग एक दूसरे को देखते हैं और अनजाने में अपनी लार निगल लेते हैं। हुआंग फेंग और लाओपिंग ने थोड़े समय के लिए एक दूसरे से लड़ाई की है। वे एक दूसरे को देख भी रहे हैं। वे हुआंग फेंग के कौशल और ताकत पर भी बहुत आश्चर्यचकित हैं। अब वे हुआंग फेंग को उनकी ओर देखते हुए देखते हैं। वे और भी आश्चर्यचकित हैं। फिर दोनों के बीच इस्तीफे की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए झांग यून के साथ बाहर जाने की एक मौन सहमति थी। हालांकि वे बहुत अनिच्छुक और अनिच्छुक थे। वे जानते थे कि उनके पास कोई मौका नहीं है। हुआंग फेंग न केवल अपने कौशल में मजबूत थे, बल्कि सु युमो द्वारा भी समर्थित थे। उनमें से कई उसके खिलाफ थे, जो पूरी तरह से स्वसहायता थी। यदि वे पहले शुरू कर देते हैं, यदि आप शांत तरीके से रहते हैं, तो आप इस बिंदु तक नहीं गिरेंगे। आखिर ये सभी कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। सु युमो ठंडे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। भले ही आप उन्हें पीटे, आप उन्हें सीधे नहीं खोलेंगे। हालांकि जाहिर तौर पर अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हुआंग फेंग अभी अभी प्रबंधक बने हैं, और जब लिवे की जरूरत थी तभी उनके अपने कई लोग बेहतर तरीके से आगे आए। यह अजीब है कि वो इसे समझ नहीं पाया, भले ही उसने खुद को बदल लिया हो। ये वैसे ही है। हुआंग फेंग अपना मन नहीं बदल सकते। पूरा सुरक्षा कार्यालय बहुत शांत है, इसलिए उन्होंने उन तीनों को जाते हुए देखा जब तक कि वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाए, और फिर उनका ध्यान हुआंग फेंग की ओर गया। वे उन तीनों को नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यह बहुत अचानक, बहुत चौंकाने वाला था। हुआंग फेंग ने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, उन तीनों ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब अगली फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं। प्रबंधक हुआंग। इस समय यांग गुआंग अचानक खड़े हो गए और रोने लगे। हुआंग फेंग को अपनी ओर देखते देख वो शर्मिंदा हो गया। हालांकि उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे जाने दो। क्या तुम बीमार नहीं हो? हुआंग फेंग ने पूछा। आपके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यह आपके काम को प्रभावित नहीं कर सकता, यांग गुआंग ने कहा। ठीक है, ये सब आपके लिए है। हुआंग फेंग का इरादा उन सभी को मारने का नहीं था। धन्यवाद प्रबंधक, धन्यवाद प्रबंधक, यांग गुआंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इससे पहले वो लगातार इस मामले को टाल रहे थे, अब वह इसे अपनी पहल पर लेता है। हुआंग फेंग सहमत है, और हुआंग फेंग को धन्यवाद। इतना ही कहा जा सकता है कि दुनिया अप्रत्याशित है। बेशक अगर हुआंग फेंग उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वो छोड़ना नहीं चाहता। उनके जैसे लोग जिनके पास कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि या अन्य कार्य अनुभव नहीं है, उनके लिए इतने अच्छे वेतन के साथ दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल है। जाहिर है वो छोड़ना नहीं चाहता। मैनेजर, मैं भी कुछ देर के लिए अगली फैक्ट्री में रहना चाहता हूँ। इस समय गुआन पेंग ने भी यह कहने की पहल की कि वो इसके लिए पूछना चाहता था, लेकिन वो शर्मिंदा था। अब जब उसने यांग गुआन को ये कहते हुए देखा, तो उसके पास इतने सारे विचार नहीं थे, इसलिए उसने जल्दी से ये कह दिया। हमेशा की तरह हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ये देखा जा सकता है कि गुआन पेंग को भी राहत मिली थी। तारांकन वी यह लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 143 बदला लेना चाहते हैं। उसके बाद हुआंग फेंग ने कई और लोगों के लिए नीचे के कारखाने में जाने की व्यवस्था की। जिन लोगों का नाम लिया गया था उनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया, या यहाँ तक कि बहुत सम्मानित तरीके से हुआंग फेंग की व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया। वैसे आज से भाई वांग एक समूह के नेता होंगे। जहां तक अन्य 2 समूहों का सवाल है, निर्णय लेने से पहले मैं आपका हालिया प्रदर्शन देखूंगा। हुआंग फेंग चीजों की व्यवस्था करने के बाद जाने के लिए तैयार है। आखिर अब उनका दफ्तर यहाँ नहीं है। धन्यवाद मैनेजर हुआंग। जब भाई वांग ने हुआंग फेंग की बातें सुनी तो वह तुरंत उत्साह से उठ खड़े हुए। उनका इरादा विनम्र होने का था, लेकिन उन्होंने हुआंग फेंग को सीधे धन्यवाद दिया क्योंकि वह बहुत खुश थे। हुआंग फेंग मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। इन सुरक्षा गार्डों में से वह भाई वांग से सबसे अधिक परिचित है। हालांकि भाई वांग कभी कभी योग्यता के लिए पोज देना पसंद करते हैं, फिर भी वह सामान्य तौर पर एक बहुत अच्छे इंसान है। शुरुआत में उन्होंने खुद को बहुत कुछ सिखाया और कंपनी से परिचित थे। अन्य सुरक्षा गार्ड भाई वांग से ईर्ष्या करते हैं। आखिरकार उनका प्रमोशन हो गया। न सिर्फ काम कम है बल्कि उनकी सैलरी भी ज्यादा है। बेशक लोग ईर्ष्यालु हैं, हालांकि वे ईर्ष्यालु नहीं हैं। इसके बजाय वे हुआंग फेंग के अंतिम शब्दों से उत्साहित हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी 2 ग्रुप लीडर खाली हैं। हुआंग फेंग का अर्थ स्पष्ट है, इसे केवल समूह के प्रदर्शन के आधार पर उनमें से चुना जाना चाहिए। इसके अलावा हुआंग फेंग खुद एक नवागंतुक है और उनके पास कोई योग्यता नहीं है। इसलिए हुआंग फेंग समूह नेता की पदोन्नति पर विचार नहीं करेंगे। इस प्रकार समूह के लोग समान स्थिति में हैं। जब तक वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उनके पास पदोन्नत होने का मौका रहेगा। इस समय लोग पिछले 3 समूह नेताओं के दुखद अनुभव को पूरी तरह से भूल गए हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग खुश हैं कि उन्हें खोला गया है। यदि वे नहीं जाएंगे तो उन्हें यह अवसर कैसे मिल सकता है? बधाई हो लाओ वांग। भाई वांग, आखिरकार आपने इसे बना लिया। भाई वांग, आज रात दावत है, इलाज अवश्य करो। जैसे ही हुआंग फेंग चला गया, हर कोई भाई वांग के आसपास इकट्ठा हो गया। एक तो उन्हें बधाई देना था, दूसरा उसके साथ अच्छे संबंध रखना था। आखिरकार कार्यालय में हर कोई जानता था कि केवल भाई वांग और हुआंग फेंग के बीच सबसे अच्छे संबंध थे। वह हुआंग फेंग के सामने बोल सकता था, यदि वह कुछ अच्छे शब्दों से अपनी मदद कर सकते तो क्या मुझे सीधे नेता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे दूसरों पर फायदा है। भाई वांग भीड़ से निपटकर बहुत खुश हैं।
वह लंबे समय से कंपनी में है। आज उनका प्रमोशन हो गया है, वह आगे बढ़ गए हैं और उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। हालांकि हुआंग फैंग खुद से बाद में है, वह अपने ही सिर पर है। हालांकि वह ईर्ष्यालु नहीं है। हुआंग फैंग के कारण उन्हें पदोन्नत किया गया है। वह केवल हुआंग फैंग का आभारी है और अपने बारे में सोचता है कि सौभाग्य से मैं पहले हुआंग फैंग के प्रति बहुत अच्छा था। बेशक भाई वांग खुश थे, लेकिन उन्होंने अपना वर्ग इंच नहीं खोया, अपना सिर नहीं खोया और किसी से किसी के लिए बोलने का वादा नहीं किया। आज की घटनाओं से यह देखा जा सकता है कि हुआंग फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई जानकारी नहीं है। यदि वह अव्यवस्थित ढंग से बात करेगा तो निश्चय ही इससे उसका भी अहित होगा और उसका भी अहित होगा। दूसरी ओर हुआंग फैंग भी इस समय अपने कार्यालय में वापस आए और गहरी सांस ली। वास्तव में बहुत सारी चीजें उनका सामना उसने पहली बार किया। आखिरकार वह निचले स्तर पर एक जूनियर स्टाफ सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब वह अचानक एक नेता बन गया। ऐसे अनुभव के बिना वह भी खड़ा हो गया और दूसरों को अपनी कमजोरी देखने नहीं दे सका। अच्छी खबर यह है कि हर चीज से निपट लिया गया है और प्रभाव अच्छा है। इन चीजों से निपटने के बाद हुआंग अभ्यास करना चाहेंगे। अपना स्वयं का कार्यालय होने के बाद उन्हें प्रैक्टिस करने में अधिक सुविधा होती है। आखिर उसे कोई परेशान नहीं करता। दूसरी ओर एन और लाओ यू, जिन दो बच्चों को कल भारी नुकसान हुआ था, उन्हें इस समय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि प्यूमा के लोग उन पर हल्के नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से उन्हें सबक सिखा रहे हैं। वे मरे नहीं हैं। हालांकि यद्यपि युवा भाई के लोग नहीं मरे, ये स्पष्ट है कि दो युवा लड़के एन और लाओ यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अस्पताल से बाहर आते ही वे बदला लेने की योजना बनाने लगे। बेशक यह मुख्य रूप से युवा लड़का था जिसने निर्णय लिया और लाओ यू जो उनके बगल में था। गौरतलब है कि टोंग जियान के पिता टोंग कियानजुन को भी इसके बारे में पता था। आखिरकार उनके बेटे को पीटा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता था। टोंग जियान ने जवाबी कार्रवाई करने की पेशकश की और प्यूमा की पहचान बताई, लेकिन टोंग कियानजुन ने उसे नहीं रोका। उन्होंने कई लोगों को उनसे मिलवाया भी। आपको पता होना चाहिए कि टोंग कियानजुन खुद पराली के मामले में अच्छे नहीं है। जब वह छोटा था तो उसने उन शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा वह इतनी तेजी से विकास नहीं कर पाता। इसलिए वह अब भी कुछ लोगों को जानते हैं। हालांकि वह हाल के वर्षों में पिछली चीजों से रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वह उन लोगों के संपर्क में रहता है। इस बार उसके बेटे को पीटा गया था, उसने आखिरकार इसका इस्तेमाल किया। अपने बेटे के लिए टोंग कियानजुन उससे बहुत प्यार करता है। आखिर वह बेटा ही ऐसा है। हालांकि वह आमतौर पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता। उनकी नजर में उनका बेटा अभी छोटा है और जब वह बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। इसके अलावा वह ये नहीं सोचता कि वे चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसने वो सारे काम खुद ही किए, बहुत आगे तक जाओ। अब वह अपने बेटे को पीटने में अनिच्छुक है, लेकिन दूसरों द्वारा उसे पीटा जाता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष अभी भी एक छोटा गैंगस्टर है। टोंग कियानजुन इसे कैसे सहन कर सकते हैं? उसे कुछ करना था, इसलिए उसने उन लोगों को अपने बेटे से मिलवाया और उसे यह काम करने को कहा। जाहिर है वे लोग भाई बियाओ के समान स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी शक्ति जाहिर तौर पर भाई बियाओ की तुलना में बहुत बड़ी है। भाई बियाओ ने हाल ही में थोड़ा विस्तार किया है, अन्यथा इन लोगों के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। अंकल ली, ऐसा ही हुआ। एक क्लब में लड़का अपने सामने मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्यूमा और उसकी पिटाई की कहानी बताता है। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उन लोगों में से एक है जिनका उसके पिता ने उससे परिचय कराया था। इस बार उसने प्यूमा पर जवाबी कार्रवाई की। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति है यही काफी है। आखिरकार उसका छोटा भाई बहुत बड़ा है और उसके पास पर्याप्त ताकत है। टोंग जियान द्वारा लिशु कहे जाने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उम्र लगभग 40 वर्ष है। वह बहुत परिपक्व और स्थिर दिखते हैं। यदि वह सूट पहनता है और थोड़ा सचता है तो वह एक सामान्य सफल व्यक्ति की तरह दिखता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा आदमी गैंगस्टर बनकर पैदा हुआ है। इसके अलावा वो लड़ने में भयंकर है और यहाँ तक कि उसके हाथों में मानव जीवन भी है। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 144 चेतावनी। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। अंकल ली ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। वो एक गैर अनुरूप गैंगस्टर है। मैं वादा करता हूँ कि अब से वो अहंकारी नहीं हो सकता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंकल ली की कम बातें भाई बियाओ को गंभीरता से नहीं लेती है। अंकल ली की तुलना में भाई बियाओ बिल्कुल नई पीढ़ी है। जब अंकल ली सुर्खियों में थे, भाई बियाओ को नहीं पता था कि कहाँ रहना है। इसलिए भाई बियाओ की शक्ति अंकल ली की नजर में कुछ भी नहीं है। पहले अंकल ली को धन्यवाद। टोंग जियान ने विनम्रता से कहा कि उनके पिता ने उन्हें अंकल ली के प्रति विनम्र रहने के लिए कहा था, इसलिए टोंग जियान इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये तो बस एक छोटी सी बात है, परवाह मत करो। अंकल ली ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कहा कि उनकी और टोंग जियान के पिता टोंग कियानजुन के बीच गहरी दोस्ती थी। उस समय वे भाई थे। हालांकि बाद में टोंग कियानजुन गंभीर व्यवसाय करने के लिए जिबाई चले गए, जबकि अंकल ली अभी भी मिश्रण कर रहे थे। हालांकि अंकल ली अपने प्रांत के सबसे अमीर आदमी से ज्यादा बुरे नहीं थे। वैसे अंकल ली, क्या आप मुझ पर एक और उपकार कर सकते हैं? टोंग जियान को अचानक हुआंग फैंग के बारे में याद आता है, जो उसे बीमार महसूस कराता है और उसकी कार रोकने की हिम्मत करता है। ये किंग प्रांत में पहला है। हालांकि उन्होंने वहां काम करने के नुकसान के कारण हुआंग फैंग को साफ नहीं किया है, तो उसे कोई रास्ता निकालना होगा और अंकल ली ठीक उसके सामने है। क्या चल रहा है? अंकल ली से पूछा। ठीक है, वहां एक छोटा सुरक्षा गार्ड था जो मेरी परवाह नहीं करता था, मुझे गंभीरता से नहीं लेता था और अहंकारी था, इसलिए मैं अंकल ली से भाई बियाओ की सफाई खत्म करने के बाद छोटे सुरक्षा गार्ड को साफ करने के लिए कहना चाहता हूँ, टोंग जियान ने कहा। छोटे सुरक्षा अंकल ली थोड़े भ्रमित हैं। मुझे नहीं पता कि टोंग जियान और एक छोटा सुरक्षा गार्ड कैसे मिलते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि छोटे से सुरक्षा गार्ड ने उसे बदनाम कर दिया है।
हाँ, यह एक प्रैरी है, लड़के ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मुझे उसकी जानकारी बता दो। अंकल ली ने खुशी से वादा किया कि एक छोटे सुरक्षा गार्ड से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई बियाओ को सफाई करना ज्यादा आसान है। अंकल ली के पास मना करने का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद अंकल ली, टोंग जियान ने चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ खुशी से कहा, जैसे हुआंग फैंग को बहुत बुरी तरह से साफ कर दिया गया हो। हालांकि तब लड़के एन ने सोचा कि भाई प्यूमा के लोग 2 बार हार गए थे। हालांकि इसका एक कारण यह है कि भाई प्यूमा के लोग पर्याप्त मजबूत नहीं है। हुआंग फैंग के पास भी कुछ कौशल होने चाहिए। वैसे अंकल ली, हालांकि छोटा सुरक्षा गार्ड घमंडी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ कौशल है। वो पहले भी उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढता था, लेकिन वो 2 बार असफल रहा। अन्यथा मैं अंकल ली को परेशान नहीं करूंगा, टोंग जियान ने चेतावनी दी। ये ठीक है, एक छोटा सुरक्षा गार्ड कितना मजबूत हो सकता है? अंकल ली को कोई परवाह नहीं है। इन वर्षों में उसने किसी को नहीं देखा है और वो एक छोटे सुरक्षा गार्ड से डरता है। टोंग जियान ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। उसने बस इसके बारे में सोचा। इसका जिक्र उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हुआंग फैंग कितना मजबूत हो सकता है। वह केवल इतना ही कह सका कि भाई बियाओ के सभी आदमी बकवास थे। उसने सोचा कि उसे बकवास द्वारा पीटा गया था। टोंग जियान की भाई यू के प्रति नाराजगी और भी अधिक थी। उन्हें केवल यही आशा थी कि अंकल ली उन्हें कड़ी सजा दे सकते हैं। अंकल ली की कार्रवाई बहुत तेज है। लड़के से छोटे भाई की जानकारी जानने के बाद वह इससे निपटने के लिए निम्नलिखित लोगों को बुलाता है। इतने छोटे गैंगस्टर का व्यक्तिगत रूप से सामने आना स्पष्ट रूप से असंभव है। भाई बियाओ इस समय जादुई बांसुरी बार में शराब पी रहे हैं। वह मूल रूप से हुआंग फेंग को साफ करने के बाद लाओयू से एक और धनराशि प्राप्त करना चाहता था। फिर उसने लाओयू को सबक सिखाया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं बेहतर होगा। हालांकि उसे लाओयू से पैसे नहीं मिल सकते। हालांकि भाई बियाओ को ज्यादा परवाह नहीं है। जब तक आयोजन स्थल बड़ा है और पैसा कमाने के अधिक अवसर हैं और उसके अधीनस्थों ने बुरे व्यक्ति को सबक सिखाया है, उसके दिल में नाराजगी आखिरकार गायब हो गई है। बेशक हुआंग फैंग और तियान जून के खिलाफ नाराजगी को दूर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तियान जून और उसकी बहन मेरी बहन अब दूर चली गई है। मैं कुछ समय तक उसे नहीं ढूंढ सका। भाई बियाओ, आपने यह नहीं देखा, वह सामान्य समय में घमंडी था। परिणामस्वरूप जब मैं 3 मुट्ठियों और 2 पैरों के साथ नीचे आया तो उसने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। मैंने उससे कहा, तुमने भाई बियाओ को नाराज कर दिया। अब आप जानते हैं कि दया की भीख मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और मैंने उसे नीली नाक और सूजे हुए चेहरे से मारा। इस समय युवा नेता भाई बियाओ के बगल में अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। भाई बियाओ के चेहरे पर भी एक संतुष्ट मुस्कान है। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं है कि वह दया की भीख मांगने के लिए पर्याप्त बुरा है। इन अमीर लोगों के बेटे तो बस घटिया लोग हैं। ये आमतौर पर पैसों को लेकर बहुत घमंडी होते हैं। यदि वे कुछ बार लड़ते हैं तो वह ईमानदार होगा और दूसरों की तुलना में मृत्यु से अधिक डरेगा। उस समय उसके बगल में एक युवक था जो मुझ पर चिल्लाया और मेरे परिवार को मारना चाहता था। हाँ, उसने क्या सोचा कि वो कौन था? उसने कहा कि वह मेरे परिवार को मारना चाहता था। मैंने उसे एक लात मारी और लात मारी 2। युवक का दिखावा जारी रहा। मेरे आसपास लोग हैं, क्या आप जानते हैं वे कौन है? भाई बियाओ ने पूछा। मुझे नहीं पता, युवक ने अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि बूढ़ा आदमी उसे छोटा लड़का कहता था। मुझे लगता है कि वह भी दूसरी पीढ़ी का अमीर है। जब मैं नीचे उतरा तो उसने मुझे सलाह भी दी, इसलिए उसने लगभग मेरे दादा को बुलाया। वो गरीब कैसे हो सकता है? देखो, शुरुआत में अहंकारी बनो। छोटे बच्चे, जब भाई बियाओ ने नाम सुना तो उसका दिल उछल पड़ा। वह जानता था कि जियांगजू या की प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी थी, जिसका उपनाम टोंग भी था, जिसे वो अपमानित नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने उस समय लाओ यू का नाम सुना था, लेकिन मैं उसका पूरा नाम नहीं जानता। वो आदमी बहुत घमंडी है और यहाँ तक कि घमंडी भी। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसे साफ करना पड़ता है, युवक ने कहा। भाई बियाओ को अचानक अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ये वास्तव में वो छोटा लड़का नहीं है। अगर यह सच है तो उसके बगल वाला युवक वास्तव में परेशानी में पड़ रहा है और लोहे की प्लेट को लात मार रहा है। लेकिन तब भाई बियाओ ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह असंभव है और इतना कुशल नहीं है। आखिरकार जियांगजू इतना बड़ा है और की प्रांत उससे भी बड़ा है, यह इतना कुशल कैसे हो सकता है? हालांकि वो अभी भी थोड़ा असहज है। उसे डर है कि यह लड़का वास्तव में भविष्य में उस बच्चे को अपमानित करेगा और अंत में वह भी इसमें शामिल होगा। याद रखें, यदि आप उपनाम वाले किसी बच्चे से मिलते हैं तो आप मेरे लिए रास्ता बदल देंगे और मुझे कभी नाराज नहीं करेंगे, आप जानते हैं। बिल्कुल। भाई बियाओ मुझे याद दिलाते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनका छोटा भाई उन लोगों को उकसाए जो ऐसा कर सकते हैं। क्यों? युवक को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि उन बच्चों में से एक ऐसा है जिसे उकसाया नहीं जा सकता। एक बार जब हम ऐसा करेंगे तो हर कोई मुसीबत में पड़ जाएगा, प्यूमा ने कहा। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 145 दृश्य को नष्ट करना। हालांकि युवक को अभी भी कुछ संदेह था। उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। अगली बार जब वो उस परेशान करने वाले आदमी के सामने आया तो उसने भाई बियाओ को नहीं बताया। जो व्यक्ति अधिक परिपक्व और परामर्शदाता है उसे किसी भी बात से नहीं डरना चाहिए। युवक को जल्द ही पता चल जाएगा कि उसे किससे डरना चाहिए, और भाई बियाओ की चेतावनी सही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो बाहर एक अव्यवस्थित आवाज आई, जिसके बाद चीख निकली। क्या चल रहा है? भाई बियाओ ने अपने छोटे भाई से पूछा। इस समय बाहर बार खुलना शुरू नहीं हुआ है, कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। आसपास के युवा भी असमंजस में हैं। बाहर की आवाज तेज से तेज होती जा रही है। कदमों की आहट, चीख पुकार और यहाँ तक की लड़ाई भी सुनाई देती है, जिससे भाई बियाओ और युवक भ्रमित हो जाते हैं। किसी ने घटनास्थल तोड़ दिया। भाई बियाओ और युवक के मन में ये पहली स्थिति है। इस तरह की तोड़फोड़ उनके लिए नई बात नहीं है।
उन्होंने दूसरों को चूर चूर किया है और दूसरों ने उन्हें चूर चूर किया है। हालांकि हाल के समय में भाई बियाओ की ताकत में बहुत विस्तार हुआ है और आसपास कोई नहीं है जो मैदान में तोड़फोड़ करने की हिम्मत करे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज कोई आया है। बाहर जाओ और देखो, भाई बियाओ ने खड़े होकर कहा कि निजी कमरे में कई छोटे भाई भी एक साथ खड़े हो गए। बात बस इतनी है कि हमने अभी तक भाई बियाओ के बाहर जाने का इंतजार नहीं किया है। निजी कमरे का गेट खटखटाया गया है और उसका अपना एक छोटा भाई बाहर से अंदर आया है। जाहिर है यह उड़ान वह नहीं है जो वह उड़ना चाहता है, बल्कि यह वह है जिसमें उसे लात मारी गई है। टूटे दरवाजे से भाई बियाओ ने बाहर की स्थिति देखी। उनके कई छोटे भाई जमीन पर गिर पड़े। वो गुनगुनाता और चिल्लाता रहा और उसके आसपास की कई चीजें टूट गई, यहाँ तक कि बाहर के कई सुरक्षा गार्ड भी जमीन पर गिर पड़े। भाई बियाओ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। ये पूरी तरह से एक तरफा है। हालांकि उसके क्षेत्र का विस्तार हुआ, फिर भी उसने अपने छोटे भाई को स्वेच्छा से एकत्र किया। वो पहले की तरह सख्त नहीं है और उसकी ताकत बहुत सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसी समय कई युवा लोग बाहर से आए और सीधे दरवाजा बंद कर दिया। भाई बियाओ और उसके छोटे भाई भी बाहर नहीं जा सकते थे। पहले युवक ने मुंह में गम चबाया और उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। जब वह अंदर आया तो उसने सीधे भाई प्यूमा के छोटे भाइयों में से एक के चेहरे पर कदम रखा और उसने कुछ जोर से घुमाया, जिससे छोटा भाई चिल्लाने लगा। आप कौन हैं? भाई बियाओ ने उदास चेहरे से पूछा। हालांकि यह उनके लिए एक गढ़ है, लेकिन उनका छोटा भाई यहाँ नहीं है। यहाँ 20-30 लोग हैं। दूसरा पक्ष अच्छी तरह से तैयार है और लड़ नहीं सकता। हालांकि वो इस स्वर को सहन नहीं कर सकता। वो दूसरे पक्ष की पहचान जानना चाहता है ताकि वो अपने छोटे भाई से बदला ले सके। आप ये जानने के हकदार हैं कि हम कौन हैं? सिर पर बैठा युवक अपने मुंह में रखे गम को जमीन पर पड़े छोटे भाई के चेहरे पर थूक देता है और प्यूमा की ओर तिरस्कार पूर्वक देखकर कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम मेरे छोटे भाई को क्यों पीटते हो? भाई बियाओ ने पूछा। हाँ, वह आदमी हंसा और फिर प्यूमा की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे लिए बाहर आना और लड़ना और झगड़ना सामान्य बात नहीं है। आप नए नहीं होंगे। भाई बियाओ अवाक है। वह जानता है कि दूसरा पक्ष जो कह रहा है वह सही है, लेकिन इस बार उन्हें पहले से कोई अफवाह नहीं मिली और अचानक उन्हें झटका लगा, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें बताना ठीक है, तुम अब भी बदला ले सकते हो, मुखिया युवक ने कहा। हालांकि आपको पहले ईमानदार होना होगा। हाथ हिलाकर उसके पीछे कई लोग भाई बियाओ और अन्य लोगों के पास पहुंचे। वो बहुत से लोगों को नहीं लाया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि भाई बियाओ के बाहर के सभी 20 या 30 छोटे भाइयों को हराना उसकी ताकत के लिए आसान नहीं था। दरअसल इस समय भाई बियाओ के आसपास कई छोटे भाई हैं। हालांकि जैसे ही उनसे संपर्क किया जाता है, उनमें से आधे धराशायी हो जाते हैं और अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देते हैं। लेकिन वो युवक जो भाई प्यूमा का पीछा कर रहा था, डर से पीला पड़ गया था। ऐसे सामान्य लोगों को सबक सिखाना उनके लिए ठीक है, वो स्पष्ट रूप से ऐसे दृश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वो आमतौर पर इस तरह के संघर्ष से बहुत दूर छिप जाता है, या वो एक ही समय में अपना झंडा लहरा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। ये कंपार्टमेंट बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। छिपने की कोई जगह नहीं है। मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा भाई हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब युवक ने देखा कि कोई उसकी ओर दौड़ा आया है, तो वो घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। उसका प्रदर्शन उन दोनों को उससे घृणा करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे परामर्शदाता के लिए बाहर जाना और चोट लगना शर्म की बात है। ये सामान्य बात है कि वो लड़ नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, ये लड़ाई अवश्य लड़ी जानी चाहिए। उसके जैसा व्यक्ति जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसे न केवल दूसरी तरफ से तिरस्कृत किया जाता है, बल्कि उसकी अपनी तरफ से भी नीचा देखा जाता है। हालांकि आसपास के सभी लोग खुद को हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन युवक को इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने देखा कि आज जो लोग यहाँ आते हैं वे बहुत भारी हैं। वे जानते हैं कि उनमें किस तरह का कौशल है। वे जानते हैं कि वे केवल मौत की तलाश में ही ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना चाहिए। बेशक वो इन कठिनाइयों से पीड़ित नहीं होना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने मन में काफी समय से योजना बना रखी थी। भाई बियाओ अब खुद से नाराज हो सकते हैं। हालांकि भाई बियाओ के दिमाग का उपयोग करना आसान नहीं है। लोग उसे मना सकते हैं, खुद को मनाने के बाद वो इससे उबर सकता है। चूंकि वो इससे आसानी से निपट सकता है, इसलिए वो कष्ट उठाने को तैयार नहीं होगा। जब उन विदेशी लोगों ने देखा कि उसे इतनी सलाह दी जा रही है, तो उन्हें वास्तव में उसे पीटने की कोई परवाह नहीं थी। वे पहले दूसरे लोगों को सुझाने गए। जहां तक ये बात है कि क्या वे अंततः उसे साफ कर देंगे, तो वह नहीं जानता था। तो वो अभी भी बहुत चिंतित था। एक एक करके युवा भाई प्यूमा को नीचे गिरा दिया गया है, लेकिन वो अभी भी इस पर जोर देता है। उसे इस बात पर बहुत शर्म आती है कि उसका छोटा भाई दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। वो इतने छोटे भाई को पहले कैसे स्वीकार कर सकता था? जब उसने हुआंग फैंग और तियानजून के आने के बारे में सोचा, तो वो वही व्यक्ति था जिसने खुद को धोखा दिया था। उसने उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। जब भाई बियाओ ने इसके बारे में सोचा तो वो क्रोधित हो गए। जब ये खत्म हो जाए तो तुम्हें उसे भगाना होगा, भाई बियाओ ने अपने दिल में कहा। भाई बियाओ के पास इस पद तक पहुंचने के लिए कुछ कौशल है, इसलिए वह आखिरी है। हालांकि एक एक करके उसके छोटे भाइयों को मार गिराया जाता है, जबकि दूसरे के लोग एक को भी नहीं खोते हैं। भाई बियाओ को पता है कि उन्हें आज पराली का सामना करना पड़ा है और अनुमान है कि उन्हें लगाया जाएगा। इससे पहले कि भाई बियाओ कुछ सोचना समाप्त करे, उसने देखा कि एक आकृति बिजली की तरह तेजी से उसकी ओर आ रही है। उसने बस अपना हाथ उठाया और इसका विरोध करना चाहा। उसे बाहर निकाल दिया गया था। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 146 पैर तोड़ना। असुरक्षित, वो आंकड़ा खड़ा है। मुंह अभी भी तिरस्कारपूर्ण शब्दों से भरा है। उसके शब्द स्वाभाविक रूप से भाई बियाओ ने कहा है। भाई बियाओ जमीन पर 2 बार खांसे और याद करने में संघर्ष किया।
हालांकि जैसे ही उसका ऊपरी शरीर ऊपर उठा, आकृति ने फिर से हमला किया और उसके सिर पर लात मारी। इस बार उसने प्रतिरोध का कार्य भी नहीं किया, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया और उसका शरीर जमीन पर काफी दूर तक फिसलता रहा। भाई बियाओ, भाई बियाओ। हालांकि अन्य सभी छोटे भाइयों को पीटा गया था। वे सभी ये देखकर चिल्लाने लगे कि उनके सबसे बड़े भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया था। बेशक शुरुआत में घुटनों के बल बैठने वाले युवक के अलावा अब उसने भाई बियाओ को देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह अधिक चिंतित था। एक कारण यह था कि दूसरा पक्ष क्रूर था और भाई बियाओ को इन 2 पैरों से इतनी बुरी तरह से लात मारी गई थी। दूसरा कारण यह है कि प्यूमा को जितना बुरा पीटा जाएगा, उसका मूड उतना ही खराब होगा और बाद में उसे उतना ही कम बख्शा जाएगा। भाई बियाओ का दर्द भरा पसीना निकल आया। उसे लगा कि उसकी गर्दन टूटने वाली है। इसी समय उसके नेतृत्व में वो युवक फिर उसके पास आया। भाई बियाओ की आंखों में डर की झलक थी। वो इस आदमी से निपट नहीं सका। यदि तियानजून यहाँ होता तो वो लड़ सकता था। हालांकि भाई बियाओ ने सोचा कि यह आदमी तियानजून से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। कुआ, उस आदमी ने फिर से भाई बियाओ के चेहरे पर अपना पैर रखा, फिर धीरे से नीचे झुककर उसकी ओर देखा और कहा, कैसा रहेगा? क्या इस तरह रौंदा जाना अच्छा है? आप क्या चाहते हैं? भाई बियाओ ने पूछा। आप क्या चाहते हैं? क्या आपके लोगों को इस तरह दूसरे लोगों के चेहरे पर कदम रखना पसंद नहीं है? मैं अब आपके चेहरे पर कदम रखूंगा ये देखने के लिए कि क्या आप सहज महसूस करते हैं। वो कैसा रहेगा? अगर आप खुश हैं तो मुझे बताएं। युवक कानाफूसी में। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। पता नहीं। हाँ, पता नहीं। युवक के पैर में भाई बियाओ का चेहरा तिरछा हो गया था। मैं कैसे नहीं जान सकता? क्या आपका आदमी कल उग्र नहीं था? यहाँ तक कि युवा मास्टर टोंग भी तुम लड़ने का साहस करते हो। हे मवेशियों, मैंने किंग प्रांत में तुमसे अधिक बैल जैसा कोई नहीं देखा है। युवा मास्टर टोंग, कौन सा युवा लड़का? भाई बियाओ का दिल धड़क रहा था। क्या उसने सचमुच उस युवा लड़के को ठेस पहुंचाई? उसके पास महिलाओं के साथ खेलने के अलावा कोई क्षमता नहीं है। हालांकि उनके पास एक अच्छे पिता है। वो अभी भी इकलौता बच्चा है। यदि वो उसे ठेस पहुंचाता है तो क्या वो मरना नहीं चाहता? ये सोचते हुए उसने छोटे भाई की ओर देखा जिसने खुद से कहा कि उसने टोंग नाम के एक व्यक्ति को पीटा है। क्या उसने ऐसा किया? इसी समय युवक ने भी दूसरे पक्ष की बातें सुनी और उसका हृदय भी उछल पड़ा। यह इतना संयोग नहीं है। उसने कल एक बच्चे को पीटा। क्या वे बदला लेने आए थे? यह असंभव है। उस आदमी की राय क्या है? निराशा क्या है? और बड़ा आदमी क्या है? यही वो लड़का है जिसे आप चाहते हैं। आपके लोग टोंग के पैरों को इस तरह कुचलने की हिम्मत करते हैं। कहते हैं, ये कौन है? टोंग के पैर बर्बाद हो जाएंगे। देखो भविष्य में उसने लोगों पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की। आदमी ने कहा। भाई बियाओ के अधीन वो युवक और भी अधिक घबरा गया है क्योंकि उसने कल बच्चे पर कदम रख दिया था। ये स्पष्ट है कि भाई बियाओ को भी इसका एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपने नियंत्रण वाले युवक की ओर इशारा किया और कहा, उसने इस पर कदम रखा, लेकिन मैंने इसे नहीं बुलाया। मैंने बस उससे दूसरे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए कहा और वो युवा लड़के को पीटने की पहल खुद की। यह मत कहिए कि उसके नियंत्रण में आए युवक ने बुरा व्यवहार किया और खुद को अपमानित किया। अतीत में भी कष्ट न उठाने की खातिर उसने अपने अधीनस्थों को भाई बियाओ को बेचने में संकोच नहीं किया। आज उसके दिल पर ज्यादा दबाव नहीं है। इस घटना के बाद उसने उसे भगाने की योजना बनाई, लेकिन अब उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने खुद को इतना परेशान किया कि उसने किसके साथ विश्वासघात किया। युवक को उम्मीद नहीं थी कि भाई बियाओ इतनी सरलता से खुद को पेश कर सकता है। वो स्तब्ध रह गया। जब उसने देखा कि दूसरी तरफ के सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं तो वो घबरा गया और उसका चेहरा कागज की तरह उड़ गया। ओह, क्या आप नहीं देख सकते कि यह आप ही थे जिन्होंने सामान की सलाह दी थी? आपने युवा मास्टर टोन पर कदम रखने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि आपने अभी अभी घुटने टेके हैं। मुझे लगा कि आप कायर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बहादुर होंगे। दूसरे पक्ष के युवक ने भाई प्यूमा की ओर से निकलते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए कहा जो घबराया हुआ था। नहीं, ये सब गलतफहमियां हैं। मैं नहीं जानता कि वह युवा मास्टर टोन है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं 100 साहस के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आदमी ने झट से समझाया। गलतफहमी, बस एक गलतफहमी। युवक उसके पास आया और उसकी ठुड्डी के नीचे लात मार दी। एक गलतफहमी आपको लोगों पर कदम रखने में मदद कर सकती है। आप डरपोक नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आप हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह युवा मास्टर टोंग ने भी बात की है। वो चाहते हैं कि आपके पास 2 पैर हो। जहां तक आपकी बात है, उसे एक को तोड़ना होगा। युवक ने कहा कि अंत के लिए उसने जो कहा वो स्वाभाविक रूप से भाई प्यूमा था। नहीं नहीं, भाई बियाओ और उसके छोटे भाई ने एक ही समय में पुकारा। भाई बियाओ का दिल और भी पछतावा था। यदि उसे पता होता कि यह आदमी इतना मूर्ख है तो वो उसे भगा देता। वो लड़ने में अक्षम था और सामान्य समय में चापलूसी करता था। उसने अपना मन भ्रमित कर लिया, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दूसरे पक्ष के लोगों को जाहिर तौर पर भाई प्यूमा के साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। उनके दिल भाई प्यूमा से भी अधिक क्रूर हैं। फिर 2 आदमी क्रमशः प्यूमा और प्यूमा के पास गए। उनके हाथों में बेसबॉल के बल्ले थे। जाहिर तौर पर वे उनके पैर तोड़ने के लिए आ रहे थे। नहीं, कृपया नहीं, मुझे पता है कि यह गलत है। प्यूमा ब्रदर के अधीन युवाओं ने देखा कि वे दया की भीख मांगते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने खड़े होने की हिम्मत नहीं की और जमीन पर वापस चले गए। हालांकि अंतरिक्ष में बस थोड़ी सी लड़ाई थी। वो जल्द ही दीवार तक पहुंच गया और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। बकवास, ये कूड़ा मूत्र। हाँ, इस समय जो व्यक्ति बेसबॉल बैट लेकर युवक के पास गया, उसे अचानक पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पैर गीले थे और पेशाब की गंध आ रही थी। हाँ, दूसरे पक्ष के कई लोग हंसे और उनकी आवाजें ऊंची थीं। हालांकि भाई बियाओ और उनका पक्ष बहुत चुप था और यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने दिलों में उस युवक का तिरस्कार किया जो बहुत अपमानजनक था। नहीं, आप मुझे जाने दे सकते हैं। मैं अपना पैर नहीं तुड़वाना चाहता। युवक अब भी रहम की भीख मांग रहा है। हालांकि उनकी अपील स्पष्ट रूप से अप्रभावी थी। उसके सामने खड़े आदमी ने क्रूर मुस्कान दिखाई, अपना बेसबॉल बैट ऊंचा उठाया और जोर से मारा। युवक चिल्लाया तो आवाज नहीं आई। ऐसा नहीं था कि वो पीछे हट गया, बल्कि वो सीधे बेहोश हो गया।
हालांकि भले ही वो बेहोश हो गया, दूसरा पक्ष उसे जाने नहीं देना चाहता था। बेसबॉल का बल्ला उसके दोनों पैरों पर वार करता रहा और जल्द ही वो फिर से जाग गया। चिल्लाओ तारांकन वी, यह लेख 5 तारांकन जिक्सियाओ तारांकन शुओ तारांकन नेट से है। ओ अपडेट 4 नया 2 तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 147 का अंत। निस्संदेह चिल्लाने वाला वो युवक अकेला नहीं था। जल्द ही भाई बियाओ चिल्लाने लगा। आवाज दुख का स्तर युवक से बदतर नहीं था। जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि दोनों पैर टूट गए हैं, वे लोग अपनी हरकतें बंद कर देते हैं। दूसरे पक्ष के नेतृत्व वाले युवक को पता ही नहीं चला कि उसने कब फिर से च्युइंग गम खाना शुरू कर दिया। उसे चबाया और उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं होने के साथ दोनों युवा भाइयों की ओर देखा। इस बार यह आपके लिए एक अंधा सबक है, लेकिन यह मत सोचिए कि यह सब है। आप दोनों 3 दिनों में मेरे लिए जियांगजू छोड़ देंगे या आप वाष्पित हो सकते हैं, युवक ने हल्के स्वर में कहा। भाई बियाओ की आंखों में नाखुशी की झलक है, लेकिन उनके पैर का दर्द उन्हें लगातार याद दिलाता है कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा है। इस बार दूसरा पक्ष गंभीर है। यदि वो नहीं गया तो उसका कोई जीवन नहीं बचेगा। जब वो इसके बारे में सोचता है तो वो एक दूसरे को नाराजगी से देखता है। हालांकि वो अपने छोटे भाई की ओर अधिक देखता है जिसने उसे बहुत कष्ट पहुंचाया है। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वो इतना दुखी नहीं होता। यदि उसे पीटा गया तो वो वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा और उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बहुत उत्पीड़ित और पछतावा है। अगर मुझे इस आदमी के घोड़े की बात सुनना पसंद नहीं होता तो मैं उसे हर समय अपने साथ नहीं रखता। अब आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। वास्तव में भाई बियाओ को खुश होना चाहिए। टॉम जियान के मुताबिक टॉम जियान उन दोनों को मारना चाहता है। हालांकि हालिया जांच के कारण अंकल ली इस समय परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार मृत लोग और घायल लोग 2 अवधारणाएं हैं। वे फिर लड़ेंगे जब तक वे मर नहीं जाते। वे ठीक रहेंगे। एक बार वो मर जाएंगे तो ऐसा होगा। प्यार ने अपनी फितरत बदल ली है। इसलिए ली शुकाई ने लोगों से प्यूमा और भाई की टांगें तोड़ने के लिए कहा और फिर उन्हें जियांगजू से दूर भगा दिया। हालांकि बियाओ और उसके भाई के पास कोई क्षमता नहीं है और अब उनके पैर टूट गए हैं। अगर वे जियांगजू को इस तरह छोड़ देंगे तो जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी पहले वाले अच्छे दिन असंभव है। ठीक है, ये हो गया और मुझे जाना होगा। युवक खड़ा हुआ और लापरवाही से बोला, ओह वैसे मेरा नाम क्यू हाओ है। यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं और मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। हालांकि आप बेहतर होगा कि आप उससे पहले ही अपना ताबूत तैयार कर लें। उसके बाद क्यू हाओ लोगों को अपने साथ ले गया। वो बहुत ही बेलगाम था। उसके आसपास के युवा भाई जो उठना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं की और जमीन पर अपनी जगह बदल ली। मैं तुम्हें चोदता हूँ, क्यू हाओ को घूरने के बाद भाई बियाओ ने गुस्से में डांटा। हालांकि वो क्यू हाओ नहीं था जिसने उसे डांटा था, बल्कि वो युवक था जो उसके ही हाथों में था। यदि वो न होता तो उसे ऐसी दुर्दशा न झेलनी पड़ती। बिना किसी गलती के उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता। वो क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? मुझे फोन करो और उसका हाथ बेकार है, प्यूमा ने अपने दूसरे छोटे भाई से कहा। अन्य छोटे भाई भी इस युवक का तिरस्कार करते हैं। अभी उनका प्रदर्शन इतना अपमानजनक है। इससे पहले कि दूसरा पक्ष उसके बारे में कुछ करे, वो दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेक देता है। इसके बाद उन्हें अपनी पैंट में पेशाब करने से भी डर लगता है। अपने परिवार को खोना अपमानजनक है। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को भी बेच देता है। भाई कितना भी बड़ा हो, बड़े भाई को बेचना ठीक नहीं है। इसलिए भाई बियाओ के आदेश पर कुछ छोटे भाई तुरंत लड़ने के लिए आगे आए और युवक को लात मारी। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर उनसे हाथ भी खींच लिया। उसे बाहर फेंक दो। युवक को पटक कर मार डाला गया है। भाई बियाओ दोबारा उसकी ओर देखना नहीं चाहते। हालांकि वह अब सीधे तौर पर एक दूसरे को मारना चाहेगा, लेकिन जाहिर तौर पर उसके पास कुछ समझ है। एक बार जब वह एक दूसरे को मार देता है तो वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद भाई बियाओ सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि अब जब उसने टोंग जियान को नाराज कर दिया है तो जियांगजू अब और नहीं रह सकता है और यहाँ तक कि किंग प्रोविंस में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी इस बार में उसका कोई अन्य छोटा भाई नहीं है। दूसरी तरफ से केवल कुछ ही लोग आए हैं, इसलिए भले ही उसने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया हो, वो प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे जाने के लिए कहा है, इसलिए वो अब यहाँ नहीं रह सकता। एक बार जब दूसरे पक्ष को ये पता चल जाएगा तो वो निश्चित रूप से फिर से दरवाजा खटखटाएगा। अगली बार ये पैर तोड़ने जितना आसान नहीं होगा। उसे अपनी जान का खतरा हो सकता है। अगर दूसरा पक्ष लोगों को मारेगा तो भी परेशानी होगी। हालांकि कुछ बच्चे उसे बाहर जाने में मदद करते हैं। संक्षेप में, भले ही दूसरी पार्टी मुसीबत में हो, ये बहुत बड़ा नहीं होगा। इसलिए अंत में यह उसका अपना दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है कि हम केवल जियांगजू छोड़ सकते हैं। भाई बियाओ ने उदास होकर सोचा कि वह हार मानने को अनिच्छुक है। उन्हें एक साधारण छोटे गैंगस्टर से इस पद तक पहुंचना था। उसे पैसा, खूबसूरती और छोटा भाई चाहिए था। ये बहुत आरामदायक नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि उसने लंबे समय से इसका आनंद नहीं लिया है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो हार मान सकता है तो यह अजीब है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इच्छुक है या नहीं, जब तक वो मूक नहीं है। उसे पता होगा कि कैसे चयन करना है। दूसरे शब्दों में, उसके पास छोड़ने और दूसरे तरीके से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर तियानजून अभी भी वहां है तो यह अच्छा है, शायद एक मौका है। भाई बियाओ ने मन में सोचा कि क्यू हाओ अभी, हालांकि वो मार्शल आर्ट में अच्छा है, वो उसकी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन तियानजून को इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भले ही वो लड़ नहीं सकता, लेकिन वो कभी नहीं लड़ेगा अन्य लोगों की तरह एक कदम उठाने में सक्षम हो। हालांकि तियानजून चला गया है, उसके लिए इस बारे में और सोचना बेकार है। अब उसे ये सोचना है कि वो अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगा। ये सोचते हुए उसने चारों ओर देखा और कहा, मुझे जियांगजू, यहाँ तक कि प्रांत भी छोड़ना होगा। आप में से कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार है। जब तक आप मेरे साथ जाते हैं, आप भविष्य में भाई होंगे। यदि आपके पास है हकलाओ, तुम पी लोगे।
ये स्पष्ट है कि भाई बियाओ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जब तक उनके अधीनस्थों के छोटे भाई हैं, भले ही वे दूसरे शहर में हो, वे दोबारा उठ नहीं सकते। हालांकि भाई बियाओ स्पष्ट रूप से निराश होने वाले हैं। भाई बियाओ के शब्दों के बाद तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। उसके बाद हर कोई अपना सिर नीचे कर लेता है, भाई बियाओ की ओर नहीं देखता है और कोई भी उससे सहमत नहीं होता है। जब भाई बियाओ ने ये स्थिति देखी तो वह बुरी तरह मुस्कुराए। खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया था। किसी ने उसका पीछा नहीं किया। अगर वह अलग जगह पर भी होता तो भी इस तरह नहीं रह पाता। बेशक अन्य छोटे भाई जाने को तैयार नहीं है। एक तो ये कि ये सभी यही के लोग हैं और लंबे समय से यही रह रहे हैं। निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भाई बियाओ आमतौर पर नीचे के लोगों के प्रति या यहाँ तक कि थोड़ी मांग करने वाले हैं। अब वह जाहिर तौर पर अच्छा नहीं रहा। कोई उसके साथ दूसरे शहर कैसे जाना चाहेगा? वे आशा नहीं देख सकते। आशा यह लेख 5 www.gzbpicom से है। अपडेट 4 मई 2 तेज 3। कोई पॉपअप विंडो नहीं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 148 सौंपना। कंपनी में काम करने वाले हुआंग फैंग को नहीं पता कि भाई बियाओ को क्या हुआ। उसे यह जानने की और भी अधिक संभावना नहीं है कि वे लोग उसे सबक सिखाने के बाद वापस जाने के बजाय उससे मिलने आए थे। कियू हाओ सबसे पहले उस स्थान पर गए जहां हुआंग फैंग पहले रहते थे। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हुआंग फैंग दूर चला गया था। मोटे मकान मालिक इन स्पष्ट रूप से बुरे लोगों को देखते हुए हुआंग फैंग को खोजने आए। वो और भी भयभीत था। हुआंग फैंग बाहर क्या कर रहा था? ये लोग उसे कैसे ढूंढ पाए? वो और भी अधिक आभारी था कि हुआंग फैंग पहले ही चले गए थे, अन्यथा वो अपने घर को अस्त व्यस्त कर सकता था। उससे पैसे खोने के लिए कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कियू हाओ को हुआंग फैंग नहीं मिला, इसलिए वे हुआंग फैंग का इंतजार करने के लिए तियानजियाओ समूह के गेट पर गए। हालांकि क्योंकि तियानजियाओ समूह शहर के इलाकों से घिरा हुआ है, वे ऐसी जगह पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे गुप्त रूप से उसका पीछा करने की योजना बनाते हैं। हीरो वो यहाँ है। जब काम से घर जाने का समय होता है तो हुआंग फैंग काम से घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो मैनेजर भी है। सुरक्षा गार्ड के पास करने को कुछ नहीं था। बेशक वो समय पर घर गया। मुझे पता है, कियू हाओ ने च्युइंग गम चबाते हुए कहा कि उन्होंने हुआंग फैंग की तस्वीरें आने से पहले देखी थी, इसलिए अब हुआंग फैंग दिखाई देते हैं और उन्होंने इसे पहली बार पाया। क्योंकि नया निवास कंपनी से बहुत दूर नहीं है, हुआंग फैंग काम के बाद जल्दी में नहीं है, इसलिए वो घर चलने के लिए तैयार है और कियू हाओ और अन्य लोग उसका पीछा करते हैं और अवसरों की तलाश करते हैं। हाय दोस्त, अंततः एक अपेक्षाकृत छोटी जगह में कियू हाओ ने हुआंग फैंग को पकड़ने के लिए कई कदम उठाए। कियू हाओ ने सीधे हुआंग फैंग की तस्वीर भी ली। क्या बात, हुआंग फैंग ने अपने सामने अजनबी को संदेह से देखा। ये कुछ तो है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप लड़के एन को जानते हैं? अच्छा लड़का। हुआंग फैंग की आंखों में सतर्कता की झलक दिखी, फिर भीड़ की ओर देखा और सिर हिलाया। उसने तुम्हें भेजा है? हाँ, ऐसा लगता है कि आप समझ गए हैं। चिंता मत करो, वहाँ बहुत सारे बच्चे युवा वयस्क हैं और वे तुम्हें नहीं मारेंगे जब तक तुम्हारे 2 पैर पीछे हैं। ये ठीक है, कियू हाओ ने कहा। 2 पैर पीछे, बड़ी संख्या में वयस्क। हुआंग फैंग अचानक बाहर पहुंचे और दूसरी तरफ के दरवाजे पर अपनी मुट्ठी मार दी। ये जानते हुए कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने पहले शुरुआत करने का फैसला किया। हालांकि कियू हाओ स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग की मुक्केबाजी अचानक हुई, वो इसके लिए तैयार था। वास्तव में जब उसने हुआंग फैंग से बात की तो वो पहले से ही गुप्त रूप से सतर्क था। आखिरकार कहा जाता है कि हुआंग फैंग के पास कुछ कौशल थे, हालांकि वो नहीं जानता था कि यह कैसे करना है। कियू हाओ का सिर एक तरफ झुक गया, हुआंग फैंग की मुट्ठी से बच गया और फिर हुआंग फैंग के कंधे पर रखे हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। हुआंग फैंग की कमर छोटी है और उसकी मुट्ठी वापस नहीं खींची जाती बल्कि सीधे उसके सिर पर घुमाई जाती है। कियू हाओ ने एक हाथ से हुआंग फैंग की मुट्ठी पकड़ ली है और उसे साइड में ले जाना चाहता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि उसने अपेक्षित प्रभाव हासिल नहीं किया है। इसके बजाय हुआंग फैंग ने उसके पैर में लात मार दी। हुआंग फैंग अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार उसने आंतरिक कौशल के अलावा कोई चाल नहीं सीखी है। हालांकि उसकी ताकत दूसरों से कहीं बेहतर है, यहाँ तक कि कियू हाओ से भी। हालांकि हुआंग फैंग ने कियू हाओ को लात मारी, लेकिन कियू हाओ अकेला नहीं था। उसे अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना था। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पहले करने की? उसे मार डालो, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। उन लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से हुआंग फैंग की सराहना की। हालांकि उनका कौशल इतना ही है, भाई बियागो के अधीन कौशल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन वे भी सीमित है। इससे पहले कि वे भाई बियागो के लोगों को पीटने में सक्षम थे। इसका कारण ये था कि अचानक कुछ हुआ और उस समय उन सभी के हाथों में लाठियां थी। कियू हाओ एक स्ट्राइकर के रूप में हमारे सामने है, इसीलिए प्यूमा के अंतर्गत सभी लोग काम करने का साहस करते हैं। अब वे स्पष्ट रूप से ऐसे अवसरों पर इतनी सारी लाठियां नहीं ले जा सकते हैं और उन्हें नहीं लगता कि हुआंग फैंग को सबक सिखाने के लिए उनके पास इतने सारे लोग हैं और उन्हें लाठियां ले जाने की जरूरत है, जो कि आम लोगों का विचार है। आखिरकार हुआंग फैंग सिर्फ एक छोटा सुरक्षा गार्ड है। अगर वो सड़क का मास्टर है तो वो इस पर अधिक ध्यान दे सकता है, लेकिन अब जाहिर तौर पर इतने सारे विचार नहीं है। हुआंग फैंग का चेहरा ठंडा है। वो महसूस कर सकता है कि उसके सामने वाले लोग भाई प्यूमा से बेहतर हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष में भी कई लोग हैं। हालांकि यह यहाँ आंशिक है, फिर भी लोग वहां से गुजर रहे हैं। इसके अलावा अभी अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए वो जादू का लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो जादू हो या चट्टान फटना। इस मामले में वे अधिक विशिष्ट और आसानी से पाए जाने वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग जादू का उपयोग नहीं कर सकता, वो इसका उपयोग कर सकता है। धातु की मुट्ठी, यह मुट्ठी में धातु की शक्ति डाल सकती है और हमले की गति को तेज कर सकती है। हुआंग फैंग ने पहले धातु मुट्ठी कौशल का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।
अपनी आंतरिक शक्ति का संचार करने के बाद उनकी ताकत आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई। जिन लोगों का उसने पहले सामना किया था उनमें तियानजून को छोड़कर, जो बहुत शक्तिशाली था, अन्य लोगों को इसका उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि हुआंग फेंग ने इस कौशल का उपयोग तब नहीं किया जब वो दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा था। उसने इसे तब आजमाया जब वो अकेला था। इस कौशल का प्रभाव काफी मजबूत होता है। विनाशकारिता की दृष्टि से धातु कौशल अन्य गुण कौशलों से अधिक मजबूत है। गड़गड़ाहट कौशल के अलावा उसके पास सबसे मजबूत विनाशकारी क्षमता है। इसके अलावा ये कौशल उसके हमले की गति को भी बढ़ा सकता है, इसलिए सुधार का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हुआंग फेंग द्वारा इस कौशल का उपयोग करने के बाद उसकी मुट्ठी में हल्की धात्विक चमक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक प्रशिक्षु जादूगर था। यदि उसका स्तर ऊंचा होता तो प्रभाव अधिक स्पष्ट होता। हालांकि इसे दूसरों द्वारा देखा जाना आसान होगा। अब धात्विक चमक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। हुआंग फेंग ने फिर कियो हाओ को मुक्का मारा। इस बार उनके पास कोई फैंसी प्रतिस्पर्धा शक्ति नहीं थी। परिणामस्वरूप कियो हाओ को पीटा गया और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसने आश्चर्य से अपनी मुट्ठी की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसकी मुट्ठी का कुछ हिस्सा टूट गया था, जैसे किसी धातु से खरोंच दिया गया हो। जब उसने हुआंग फेंग के हाथ को दोबारा देखा तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इस समय हुआंग फेंग पहले ही अन्य छोटे भाइयों के साथ लड़ चुका था। उसकी चलने की गति तेज नहीं थी, लेकिन उसकी मुट्ठी की गति काफी तेज थी और वो मलबे के टुकड़े भी ले सकता था। ऐसा लगता है कि इस छोटे सुरक्षा गार्ड में कुछ क्षमताएं हैं। कियो हाओ हुआंग फेंग की मुट्ठी को देखता है और उसके दिल में पहले से ही हुआंग फेंग की अवमानना हो गई है। हुआंग फेंग कोई साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं है। तारांकन वी ये लेख 5, तारांकन जिक्सियाओ, तारांकन शो, तारांकन नेट से है। अपडेट 4, नया 2, तेज 3 बुलेट फ्री तारांकन विंडो तारांकन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 149 कठिन हाथ। धातु मुट्ठी तकनीक का उपयोग करने के बाद हुआंग फेंग की मुट्ठी का बल दोगुना से अधिक हो गया है। कोई भी इसे 3 सेकंड से अधिक समय तक पकड़कर नहीं रख सकता, क्योंकि इन 3 सेकंड में हुआंग फेंग कम से कम दर्जनों मुक्के मार सकता है। आंतरिक शक्ति और धातु मुट्ठी की बढ़ी हुई ताकत के कारण कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। और तो और इस पर किसी को शक भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हुआंग फेंग के पास बहुत ताकत है और वो एक ही समय में कुछ कुंग फू सीख सकता है, अन्यथा गति इतनी तेज नहीं हो सकती। वैसे भी कोई भी जादू के बारे में नहीं सोचेगा जो कि हुआंग फेंग देखना चाहता है। हालांकि हुआंग फेंग को कोई चोट नहीं आई है। आखिरकार उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। उसकी ताकत और आक्रमण की गति बढ़ गई है। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया क्षमता अभी भी सामान्य लोगों जैसी है, या सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक है। पीटा न जाना कठिन है। ये लोग स्पष्ट रूप से प्यूमा के लोगों से बेहतर हैं। सौभाग्य से वे बेसबॉल बैट या कुछ भी नहीं लाए, इसलिए भले ही उन पर हमला किया गया हो, हुआंग फेंग गंभीर रूप से घायल नहीं होंगे। उनके शरीर की रक्षा करने की आंतरिक शक्ति तो दूर की बात है। छूना जब हुआंग फेंग ने दूसरे छोटे भाई की जान में मुक्का मारा तो उसने अचानक अपनी आंख के कोने पर एक आकृति को तेजी से आते देखा। उसके पास इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह अवचेतन रूप से केवल अपना बायां हाथ उठा सकता था और अपने सिर की रक्षा कर सकता था। फिर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी बांह पर जोरदार प्रहार हुआ है और पूरा आदमी 2 कदम पीछे हट गया। ये कियो हाओ है जिसने उस पर हमला किया। हिट होने के बाद कियो हाओ ने हार नहीं मानी। इसके अलावा उसने हमला करना जारी रखा और हुआंग फेंग को अपने दाहिने पैर से लात मारी। उसका पैर शक्तिशाली था, लगभग वैसा ही जब हुआंग फेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया था। निस्संदेह इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास नहीं किया। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि कियो हाओ की पैर की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। हुआंग फेंग को एक के बाद एक पीटा गया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इसके अलावा वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथों में है, इसलिए उन्होंने सामूहिकता की आंतरिक शक्ति को फिर से समायोजित किया, अपनी दोहरी मुट्ठियों को शामिल किया और फिर उन्होंने धातु मुट्ठी कौशल का उपयोग किया। इस समय उसकी दोहरी मुट्ठियों की ताकत अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। शूना हुआंग फेंग का बायां हाथ रास्ते से बाहर है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कियो हाओ के दाहिने पैर से मिलने का मौका ढूंढता है। ये सिर्फ हुआंग फेंग नहीं है जो इस बार पीछे हट गया है, कियो हाओ को भी पीटा गया है। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे वापस पीटा जाएगा। जब दोनों में लड़ाई हुई तो उसे वापस पीटा गया। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि सबसे मजबूत चीज उसकी मुट्ठी नहीं बल्कि उसके पैर है। उसके पैर इतने शक्तिशाली हैं कि उसकी तुलना हाथों से नहीं की जा सकती। लेकिन अब जब उसका पैर और उसके प्रतिद्वंद्वी का हाथ एक दूसरे को छूते हैं तब भी वह हार जाता है। हुआंग फेंग का हाथ कितना मजबूत होना चाहिए। छूना। हुआंग फेंग भी इस पर ध्यान नहीं देता है। वह एक मुक्के से छिपकर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरा देता है, लेकिन फिर भी कोई कल्पना नहीं होती है। सीधा वाला ही एक मुक्का है और उस आदमी की लड़ने की शक्ति एक पल में खत्म हो जाएगी। अब हुआंग फेंग और कियो हाओ अभी भी खड़े हैं। वे दोनों सतर्क चेहरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजरते हैं लेकिन सिर्फ इस जगह को ही देखते हैं। फिर वे जल्दी से चले जाते हैं और वापस आकर मूर्ख नहीं बनते। हुआंग फेंग ने महसूस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति तियानजून से अधिक मजबूत लग रहा था। कम से कम उसके पैर की ताकत तियानजून से अधिक मजबूत थी। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद हुआंग फेंग अपनी पहल पर कियो हाओ के पास पहुंचे। हालांकि हुआंग फेंग की प्रतिक्रिया आम लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। कियो हाओ ने आसानी से अपनी मुट्ठी बचा ली। फिर कियो हाओ ने फिर से अपना पैर उठाया और हुआंग फेंग को लात मारी। अब हुआंग फेंग ने बहुत ज्यादा शराब पी थी और उसके बाएं हाथ ने कियो हाओ के दाहिने पैर को बचा लिया। जब वह दौड़ा तो उसे पता था कि वह दूसरी तरफ से नहीं टकराएगा, जबकि दूसरी तरफ का पैर स्पष्ट रूप से उसके हाथ से अधिक मजबूत था। इसलिए वह निश्चित रूप से अपने पैर का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। वह जानता था कि वह अपनी प्रतिक्रिया से छिप नहीं सकता, लेकिन उसने छिपने की योजना नहीं बनाई थी। उसने दूसरे पक्ष को खुद को लात मारने दिया और दूसरे के पैरों में दर्द सहने दिया।
एक बार जब दूसरे पक्ष पर उसका कब्जा हो जाता है तो दूसरा पक्ष अपना लाभ खो देगा और वो अपनी मजबूत प्रतिक्रिया क्षमता से बच नहीं सकता है। हुआंग फेंग ने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए, अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाया और एक दूसरे के पैरों पर वार करने के लिए तैयार थे। आपकी हिम्मत। कियो हाओमू का कैंथस फटने वाला था और उसकी आंखों में डर की चमक थी। हालांकि वह हुआंग फेंग के हाथों की ताकत को जानता था। अगर वो उसे इस तरह मारेगा तो उसका पैर खराब हो जाएगा। कियो हाओ संघर्ष करना चाहता है, लेकिन उसकी ताकत स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग जितनी बड़ी नहीं है। उनके पूरे शरीर यानी पैरों की ताकत की तुलना हुआंग फेंग से की जा सकती है, अन्य स्थानों की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। यदि वो अब संघर्ष करना चाहे तो संघर्ष करना असंभव है। कियो हाओ ने देखा कि वो लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उसकी कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यहाँ तक कि हुआंग फेंग के हाथ की गति भी धीमी नहीं हुई। वो केवल अपनी दिशा बदल सकता था और हुआंग फेंग को तोड़ सकता था। हालांकि हुआंग फेंग का इरादा जाने देने का नहीं था, भले ही वो चोट लगने के लिए संघर्ष कर रहा हो। रबड़। हुआंग फेंग की मुट्ठी अंततः कियो हाओ के पैर पर लगी। अचानक इससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई, हड्डी टूटने की आवाज आई। कियो हाओ के मुंह से एक चौंका देने वाली चीख निकली और उसके दर्द भरे सिर से पसीना आ रहा था। हुआंग फेंग का चेहरा ठंडा है और उनमें कोई सहानुभूति नहीं है। वो इन लोगों से तंग आ चुका है। उसने बस एक बार बच्चे की कार रोकी और दूसरा पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। वो खुद को पढ़ाने के लिए लोगों को भेजता है, साथ ही उसके हाथ ही नहीं पैर भी तोड़ देंगे। भले ही वो एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसे 3 या 5 बार अपमानित होने के बाद उनके द्वारा दंडित किया जाएगा। हुआंग फेंग अब इस अवस्था में है। वो सचमुच गुस्से में है, इसलिए उसे कियो हाओ के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। एक बार जब वो ऐसा करेगा तो वो अपना दाहिना पैर खो देगा। हुआंग फेंग ने प्रतिद्वंद्वी को जाने नहीं दिया, फिर अपनी मुट्ठी उठाई और उसे नीचे गिरा दिया। उसने अविश्वसनीय कोण पर झुकते हुए प्रतिद्वंद्वी के पैर पर प्रहार किया था। बाद में उसने कियो हाओ के चेहरे पर मुक्का मारा, वहीं उनका चेहरा सूज जाने से लोग बेहोश हो गए। उस समय वो विरोध करने में सक्षम नहीं था। उसके बाद हुआंग फेंग ने कियो हाओ को गिरा दिया और अन्य लोगों की ओर देखने लगा। जब उन्होंने हुआंग फेंग को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उनके चेहरे बहुत बदल गए और वे अवचेतन रूप से पीछे हटते रहे। वे हुआंग फेंग की क्रूरता से भी भयभीत थे। उसे ले जाओ और याद रखो कि अगली बार जब तुम आने की हिम्मत करोगे तो तुम उससे भी बदतर हो जाओगे, हुआंग फेंग ने हल्के से कहा। ये कहने के बाद ये भी हिम्मत न करे कि ये लोग कैसे सोचते हैं, सीधे दूर हो गए। आप में से बाकी लोगों के लिए मेरी ओर देखो और मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ। कोई भी हुआंग फेंग को रोकने या कुछ भी क्रूर कहने की हिम्मत नहीं करता, बस हुआंग फेंग को जाते हुए देखो। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 150 साधारण मित्र। हालांकि उसने कियो हाओ और अन्य को हरा दिया, हुआंग फेंग घर जाते समय बुरे मूड में था। पहले वो लड़के एनएन को सबक सिखाने और उसे और अधिक स्थिर बनाने के लिए उसे ढूंढने जा रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उससे भी तेज होगा और उसे इतनी तेज कोई मिल गया। क्या यह आदमी हर दिन आजाद है? इसके अलावा जिस आदमी को अंततः उसने मार गिराया वो वास्तव में मजबूत है। यदि वो अपनी चोट के खतरे से नहीं लड़ता तो वो दूसरे पक्ष को पकड़ लेता और उसका पैर तोड़ देता। हुआंग फेंग को नहीं पता था कि वो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है या नहीं। निस्संदेह यदि वो अन्य जादू का उपयोग करता तो संभावना अधिक होती, लेकिन वो इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता। इसलिए हुआंग फेंग को अब संकट का बड़ा एहसास है। वो नहीं जानता कि अगला बच्चा इससे अधिक शक्तिशाली किसी को भेजेगा या सीधे किसी लड़के को लाएगा। ऐसे में वो और भी खतरनाक होगा। इसलिए हुआंग फेंग ने रात में ये देखने के लिए बाहर जाने का फैसला किया कि क्या वो पहले लड़के एन को साफ कर सकता है। उसे थोड़ी देर के लिए ईमानदार होने दे और फिर उसके वास्तविक ताकत होने का इंतजार करे और फिर उसे पूरी तरह से हल करे। एन लड़के को सबक सिखाने के लिए उसे जानना होगा कि वो कहाँ है। इसके अलावा वो अभी अपने घर भी नहीं जा सकते, बाहर रहना बेहतर है। ये सोचकर हुआंग फेंग ने सु यूमो को बुलाया। वो टोंग जियान को जानती है और उसे इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। हेलो यूमो, मैं हुआंग फेंग हूँ। जल्दी फोन रख दिया गया। सु यूमो भी उत्सुक है। मुझे नहीं पता कि हुआंग फेंग इस समय मुझे क्या कहते हैं। हालांकि जी मिंगजियाओ को मेरे बगल में गाड़ी चलाते हुए देखकर सु यूमो को अचानक थोड़ा दोषी महसूस होता है। हालांकि उसके और हुआंग फेंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जी मिंगजियाओ को अपनी आंखों के पास देखने के बाद सु यूमो फोन पर बात करती है, लेकिन सु यूमो की इस छोटी सी हरकत का पता जी मिंगजियाओ को लग जाता है। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान है, लेकिन कहने को कुछ नहीं है। वो अब भी चुपचाप गाड़ी चला रही है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सु यूमो से पूछा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जब बच्चे शांति से रहते हैं तो वे कहाँ जाना पसंद करते हैं? हुआंग फेंग ने सीधे पूछा। बेटा एएनएन, तुम उससे क्या मांग रहे हो? सु यूमो को कुछ संदेह है। कुछ नहीं, कुछ चीजें हैं जिनसे निपटना है। हुआंग फेंग रोड। सु यूमो को आश्चर्य हुआ कि हुआंग फेंग टोंग जियान को कुछ करने के लिए कैसे ढूंढ सकता है। पिछली बार कंपनी के दरवाजे पर हुई मुलाकात के अलावा दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। कंपनी के दरवाजे पर मामले के बारे में सोचते हुए सु यूमो को अपने दिल में हलचल महसूस हुई और उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मेरा उससे कुछ लेना देना है। यदि आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हुआंग फेंग ने ये कहने की योजना नहीं बनाई थी। वह नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। भले ही अन्य लोगों के मन में अनुमान हो, वे तब तक ऐसा ही करते रहेंगे जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते। मैं बस इसके बारे में पूछूंगा। मुझे नहीं पता कि वो अक्सर कहाँ जाता है। आखिरकार मैं उससे परिचित नहीं हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि वो क्विंगवान नामक क्लब में जाना पसंद करता है। यदि आपके पास कुछ है उसके साथ करो, तुम वहां जाकर देख सकते हो। सु यूमो ने कहा। लगभग अवचेतन रूप से उसने और हुआंग फेंग ने उन चीजों पर जोर दिया जिनसे वो और टोंग जियान परिचित नहीं है। वास्तव में टोंग जियान उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने कभी एक दूसरे से वादा नहीं किया या एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गई। ठीक, धन्यवाद, हुआंग फेंग ने कहा। आपका स्वागत है।
वैसे अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो ANN लड़के से संपर्क न करें, वो एक अच्छा आदमी नहीं है, सु यूमो ने कहा। मुझे पता है, हुआंग फैंग अब जानता है, निश्चित रूप से वो लड़का ANN वास्तव में एक अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद उन्होंने लापरवाही से 2 वाक्य कहे और फोन रख दिया। मुझसे बात नहीं करना चाहते? इस समय बगल में गाड़ी चला रहे जी मिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या कहते हैं? सु यूमो जिज्ञासु है। वो फोन कॉल अभी? कौन है वो? जी मिंगजियाओ ने कहा। सिर्फ एक साधारण मित्र। सु यूमो को पता था कि वो हुआंग फैंग के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने कहा, ओह साधारण मित्र, तुम्हें इस साधारण मित्र की परवाह है? जी मिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान्य 2 शब्दों पर भी जोर दिया। बेशक दोस्तों को परवाह करने की जरूरत है, सु यूमो अपने बालों की अप्राकृतिक लिटों के साथ कहती है। मैंने अभी अभी उसे तुम्हें यूमो कहते हुए सुना है। मैंने तुम्हें गलत नहीं सुना, जी मिंगजियाओ ने कहा। तुम इतनी छोटी आवाज सुन सकते हो? तुम्हारे कान कितने लंबे हैं? सु यूमो ने गुस्से में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फोन पर आवाज इतनी कम होगी। जी मिंगजियाओ, जो पास में गाड़ी चला रहा था, ने वास्तव में इसे सुना। ये कैसा कान है? चिंता मत करो कि मेरे कान कितने लंबे हैं। तुम्हारी स्थिति क्या है? मैं कुछ दिनों से बाहर नहीं गया हूँ। तुम्हें एक ऐसा साधारण दोस्त मिल गया है। ये बहुत तेज है, जी मिंगजियाओ ने उत्साह से कहा, जैसे उसे कोई मजेदार चीज मिल गई हो। क्या बात है? मुझे गलत मत समझो, यह एक कॉमन फ्रेंड है। मुझे प्रेसिडेंट सु नहीं कहा जा सकता, सु भाषा में, मो ने कहा। मुझे पहले कभी किसी आदमी ने तुम्हें इस तरह से नहीं बुलाया। जी मिंगजियाओ ने कहा कि वो और सु यूमो करीबी दोस्त हैं। वे एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो सोचती है कि सु यूमो का साधारण दोस्त बहुत असामान्य है। मैं तुम्हें ये समझाना नहीं चाहता, सु ने अपना सिर घुमाते हुए कहा और जी मिंगजियाओ को देखने नहीं जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल था, स्पष्ट नहीं था। जी मिंगजियाओ हंसती है और सु यूमो का मजाक उड़ाना जारी नहीं रखती है। इसके बजाय वो अपने मुंह में साधारण दोस्त में बहुत रुचि रखती है। दूसरी ओर हुआंग फैंग सु यूमो से संदेश प्राप्त करने के बाद वापस चला गया। यह नई जगह वह है जहां वह अभी रहता था। वो बहुत से लोगों को नहीं जानता है, इसलिए किसी को भी उसके पास नहीं आना चाहिए। और सु यूमो की खबर से जाहिर है वो जानती थी कि यह जगह टोंगजियान की तरह हर दिन एक ही स्थान पर नहीं खेल सकती थी। हालांकि हुआंग फैंग के पास कोई अन्य जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां जाना पड़ा। क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई है, हुआंग फैंग जल्दी में नहीं है। सबसे पहले जियाओबाई को देखने के लिए वापस जाएं और उसकी रात्रिभोज की समस्या का समाधान करें। जियाओबाई अभी भी बहुत स्मार्ट है। जैसे ही हुआंग फैंग ने दरवाजा खोला, छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। वह हुआंग फैंग की पैंट को आत्मीयता से रगड़ता है और उसका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भरा होता है। भेड़िए के रूप में उसकी कोई गरिमा नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग ने इसे भेड़िए के रूप में नहीं पाला। सबसे पहले वो छोटे लड़के के लिए कुछ खाना लाया और फिर हुआंग फैंग ने अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया। फेरी बुक के कारण हुआंग फैंग का अभ्यास बहुत तेज था और स्वाद बहुत अच्छा था। खाने के बाद हुआंग फैंग अपने भंडारण बॉक्स को देखने के लिए उत्सुक है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 151 युद्धक्षित। अब हुआंग फैंग द्वारा भंडारण बॉक्स को बेतरतीब ढंग से कोने में नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने इसे कैबिनेट में रख दिया। हालांकि अभी भी बहुत अधिक बीमा उपाय नहीं है, लेकिन ये पहले की तुलना में काफी बेहतर है। जब उसने भंडारण बॉक्स खोला तो हुआंग फैंग को कुछ नया मिला। यह एक पेंटिंग है, एक स्क्रॉल पेंटिंग। हुआंग फैंग इस बात से बहुत खुश है। ये भी एक तरीका है जिससे वो पैसा कमाना चाहता था। जब उन्होंने सोचा कि इससे पैसा कैसे कमाया जाए, तो उन्होंने प्राचीन वस्तुओं और गहनों के बारे में सोचा। प्राचीन हस्तियों की सुलेख या पेंटिंग को स्पष्ट रूप से अच्छी प्राचीन वस्तुएं, यहाँ तक कि कला के कार्यों के रूप में भी माना जा सकता है। जहां तक चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी जालसाजी का सवाल है, हमने हुआंग फैंग को नहीं खरीदा। हालांकि सुलेख और पेंटिंग के लिए वो खुद से तैयारी कर सकता है, यानी उसने खुद से लिखा है। हुआंग फैंग द्वारा लिखे गए शब्द बहुत बदसूरत नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से अच्छे दिखने वाले नहीं हैं। उन्हें बाहर निकालने पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भंडारण बॉक्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि प्रकृति लगभग ठीक है। इसलिए उन्होंने स्वयं एक शब्द लिखा और उसे भंडारण बॉक्स में रख दिया और अन्य स्थानों से कुछ सुलेख कार्यों को प्रतिस्थापित करने की प्रतीक्षा की। जहां तक पेंटिंग की बात है, यह वही प्रक्रिया है। हालांकि उनमें पेंटिंग की कोई प्रतिभा नहीं है। उसने कागज के एक टुकड़े पर अपनी कलम से एक सूरज, 4 भुजाओं वाला एक घर, यहाँ तक कि एक प्राथमिक विद्यालय का चित्र बनाया। अजनबियों द्वारा खींचे गए सभी चित्र उससे बेहतर हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह एक पेंटिंग है। हुआंग फैंग को इतनी जल्दी दूसरी पेंटिंग बदलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता कि जब वो व्यक्ति मेरी पेंटिंग देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। जैसे ही हुआंग फैंग ने नई पेंटिंग खोली, उन्होंने कहा, बेशक उन्हें नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उनकी उत्कृष्ट कृति से लगभग क्रोधित था। मैं पेंटिंग की सराहना करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं और बैठक में इसे कितना बेचा जा सकता है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग को रिंग में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने घर पर जियाओबाई के साथ खेला। हुआंग फैंग ने अपने कपड़े बदले और बाहर चला गया। छिपा हुआ, छुपाने पर ध्यान दे, नीचे उतरो, सीपीओ से सावधान रहो। दूसरे बटालियन कमांडर के बारे में क्या? प्रक्षेप्य के उड़ने की गड़गड़ाहट ध्वनि के साथ मिश्रित एक शोर भरी पुकार पूरे स्थान पर गूंज उठी। एक नजर में साधारण किलेबंदी में लाशें हैं। लाशों पर कपड़े एक जैसे नहीं हैं। इनमें पीले कपड़ों वाली लाशें ज्यादा हैं तो भूरे कपड़ों वाली कुछ लाशें हैं। हालांकि ये लाशें अपेक्षाकृत कम है। गोले पूरे स्थान पर गर्जना करते रहे, जिससे स्थान पर मौजूद लोग अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए। वे या तो जमीन पर लेटते हैं या आग बुझने का इंतजार करने के लिए कोई साधारण जगह ढूंढते हैं। हालांकि गोले उनके बगल में ही फटे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर डर दिखाई दिया। उन्होंने इस तरह की लड़ाई अधिक देखी, उन्हें कोई परवाह नहीं है।
बेशक कुछ रंगरूट जो कम देखते हैं वे अभी भी घबराए हुए हैं, हालांकि उनकी देखभाल में मदद के लिए अनुभवी लोग मौजूद रहेंगे। गोले फूटते रहते हैं, पृथ्वी को पूरे आकाश में ले जाते हैं, दृष्टि को अवरुद्ध करते हैं, जमीन पर लोगों पर गिरते हैं और कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं। वे सीधे गोले से मारे गए और शरीर रक्तरंजित और दयनीय है। यदि कोई आधुनिक मनुष्य ये स्थिति देख ले तो शायद उसे उल्टी आ जाएगी। हालांकि इन लोगों ने अपने साथियों को मरते हुए नहीं देखा। ये सब देखकर उनके चेहरे पर क्या भाव, शांति थी, लेकिन आंखों में जो गुस्सा और उदासी झलकती थी, उससे पता चलता है कि उनके दिल शांत नहीं है, वे अभी भी अपने साथियों की मौत से दुखी हैं। तोप के गोले की आवाज धीरे धीरे कम हो गई है और पूरी स्थिति शांत है, जैसे कि सभी लोग मर गए हो। फिर ऐसा नहीं है। यदि आप मरे नहीं हैं तो कृपया मेरे लिए उठें, वे हमला करने वाले हैं। इस समय शांत स्थिति में एक कर्कश अधीर आवाज सुनाई दी। फिर मैंने एक एक करके देखा। यह एक लाश की तरह लग रहा था। उनमें से कुछ को अभी अभी मिट्टी की मोटी परत से ढका गया था, जो पास के मिट्टी के ढेर की गोलाबारी द्वारा लाई गई थी। उनमें से कुछ को काम के दौरान छोटे छेदों से बाहर निकाला गया था, जिन्हें उन्होंने पहले से खोदा था। यहाँ तक कि कुछ लोग सीधे तौर पर मृत लोगों के ढेर में से ऐसे कॉमरेड हैं जो युद्ध में मारे गए हैं। उनके शरीर और चेहरे पर खून टपकता है, जो बेहद डरावना है। बार बार प्रत्येक आकृति उठ खड़ी हुई, एक बार फिर हाथ में बंदूक लेकर किलेबंदी पर लेट गई। उन दुश्मनों को देख रही थी जो दूर से करीब और करीब आ रहे थे। यहाँ तक कि जब वे सबसे खतरनाक समय में थे, तब भी उन्होंने अपने हाथों में बंदूक नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि यह उनका जीवन है। जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए, उन्हें रात को सोते समय भी इसे लेना पड़ता था। एक बटालियन कमांडर, आपके हताहतों के बारे में क्या ख्याल है? अभी फिर बीच की आवाज आए। कमांडर को रिपोर्ट करें, हमारे बटालियन कमांडर। वो अभी शैतान के गोले से मारा गया था। यह एक कमजोर आवाज है, लेकिन यह एक 10 साल का लड़का है। वो इस वक्त काफी शर्मिंदा भी है। उसका चेहरा, सिर, कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं और उसकी जांघों से अभी भी खून बह रहा है। वो नहीं जानता कि यह उसका अपना है या किसी और का। जब उन्होंने बताया कि विस्फोट में उनके बटालियन कमांडर की मौत हो गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्टी में मिलकर अपने गंदे चेहरे को अब और रंगीन बना लिया। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद रेजिमेंटल कमांडर रुका और बोला, तुम्हारे कैंप साथी के बारे में क्या? डिप्टी बटालियन कमांडर नीयू अभी घायल हो गया है। वो कपड़े पहन रहा है, तुरंत आओ। वो आदमी जारी रहा। टीम ने सिर हिलाया और फिर दूसरी और तीसरी बटालियन की स्थिति के बारे में पूछा। दोनों बटालियनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शैतान की गोलाबारी बहुत भयंकर थी। उनकी किलेबंदी जल्दबाजी में बनाई गई थी और वे विरोध नहीं कर सके। हालांकि उन्हें 48 घंटे तक यहीं रहने का आदेश दिया गया है। अभी समय बहुत दूर है। भले ही हताहतों की संख्या अधिक न हो, फिर भी उन्हें रुकना होगा। बटालियन ने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गई है और वे सभी किलेबंदी पर लेट गए हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे आते हुए देख रहे हैं। अंकल वो, क्या आपको लगता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं? इस समय एक युवा दिखने वाले सैनिक ने चिंतित चेहरे के साथ अपने आसपास के एक बूढ़े सैनिक से पूछा। ये छोटा सिपाही पहली बार युद्ध के मैदान में है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को दुश्मन ने मार डाला है। वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए युद्ध के मैदान में गया। इसी वजह से उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी झूठ बोला था। साधारण प्रशिक्षण के बाद उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहली लड़ाई इतनी कठिन होगी। दूसरी तरफ उनसे भी ज्यादा लोग थे। दूसरे पक्ष के पास भी धारदार बंदूकें थीं। उड़ते हुए गोले की आवाज से वह हमेशा भयभीत रहता था। WGCBP कम तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 152 भर्तियां। ये छोटा सैनिक इन गोलों की आवाज से परिचित है क्योंकि उसका परिवार इस आग में जलकर मर गया था। उसे अब भी याद है कि कैसे उसके माता पिता ने तेज चीखने की आवाज सुनकर उसे अपने शरीर के नीचे दबा लिया था। इसके बाद वह अनाथ हो गए। जब वह गोले की आवाज सुनेगा तो उसे अपने माता पिता का ख्याल आएगा। एक तरफ तो वह नफरत से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वह इन सीपीओ से डरता भी है। बस जब दूसरे पक्ष के तोपखाने हमला करते हैं तो वह बहुत डर जाता है। अगर आसपास के बूढ़े सैनिक उसकी मदद नहीं कर रहे होते और उसे खुश नहीं कर रहे होते तो शायद वह चिल्लाते हुए भाग जाता। उनके बगल में अंकल वो एक बूढ़े सैनिक हैं। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया और अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया। उन्हें युद्ध के मैदान का काफी अनुभव है। वह गोले की आवाज सुनकर ही जान लेता है कि गोले कहाँ गिरेंगे। इसके अलावा जब दूसरे पक्ष ने गोले दागे तब भी वह बहुत शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर या तनाव नहीं था, इसलिए वह काम पर झुक गया और सूखा धुआं पी लिया। शांत उपस्थिति ने युवा सैनिकों को प्रशंसा और प्रशंसा दोनों करने पर मजबूर कर दिया। चरवाहे, क्या तुम फिर से डर गए हो? बूढ़ा सिपाही मुस्कुराया और अपने बगल में छोटे सैनिक की ओर देखा और कहा कि आने वाले युद्ध का कोई तनाव नहीं है। वास्तव में कई लड़ाइयां होती हैं, विशेषकर जिनमें से कई बहुत खतरनाक होती हैं। पुराने सैनिक अंकल वो इन लड़ाइयों के प्रति उदासीन रहे हैं। जब तक वह जीवित है उसे लड़ना होगा। यदि वह मर जाता है तो वह देख सकता है कि उसका एक पूर्व साथी मर गया है। उसका दिल सुन्न हो गया है और वह भूल गया है कि उसने क्या किया है। मुझे डर है, मेरे पास एक भी नहीं है। मैं अब एक लड़ाकू हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ? छोटा सिपाही स्पष्टतः नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे नीची दृष्टि से देखें। उसने अपना सिर उठाया और गर्व से कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया उसके बगल के बूढ़े सैनिक ने उस पर अत्याचार किया। तुम मरना नहीं चाहते, अपना सिर इतना ऊंचा उठाने का साहस करो। अंकल वू ने डांटा कि हालांकि वह अपनी मौत से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें अपने साथियों की बहुत चिंता थी, भले ही वह युद्ध के मैदान में एक नौसिखिया छोटा सैनिक ही क्यों न हो। हे, छोटे योद्धा ने उसके सिर को छुआ और धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने अपने भीतर के डर को भी कम कर दिया। अगर मैं डरता हूं तो मैं डरता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब मैं पहली बार युद्ध के मैदान में गया था तब भी मैं अपनी पैंट में पेशाब करता था। अंकल वू ने दूर से स्थिति को देखते हुए कहा। अंकल वो अभी भी अपनी पैंट गीली करते हैं।
न्यूवाजी को आश्चर्य हुआ। उनकी नजर में अंकल वू एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। लड़ते समय वह अनुभवी और निडर होता है। ऐसा आदमी युद्ध के मैदान में अपनी पैंट में भी पेशाब कर देता है। इसमें अजीब क्या है? अंकल वू ने उसकी ओर देखा, फिर पलट कर कहा, पहली बार युद्ध में जाने से डरना सामान्य बात है। बस कुछ समय प्रतीक्षा करें या कई लोगों को मार डालें। कुआं। न्यूवा ने सिर हिलाया और फिर फुसफुसाया, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं बंदूक को मजबूती से नहीं पकड़ सकता। ये ठीक है, ये सामान्य है। पहले शॉट के बाद आप इस भावना से परिचित हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको डर नहीं लगेगा। अंकल वू ने सांत्वना दी कि वास्तव में एक पुराने सैनिक के रूप में उन्होंने कई रंगरूटों को देखा था और कई लोगों को सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत से रंगरूट अभी अभी युद्ध के मैदान में गए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वे आवेग में थे, उन्होंने गलत काम किया और अंततः मारे गए। विशेष रूप से घृणा वाले लोगों के नियंत्रण खोने की अधिक संभावना थी। इसलिए युद्ध के बाद नए सैनिकों की मृत्यु दर पुराने सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वास्तविक लड़ाई के बाद ही उन्हें सैनिक कहा जा सकता है। न्यूवाजी जैसे बंदूकधारी किसान को तब तक असली सैनिक कहा जा सकता है जब तक वह पहली लड़ाई में जीवित नहीं बच जाता। दुर्भाग्य से उनमें से कई पहली लड़ाई में न्यूवाजी की तरह हैं। वे सभी सैनिक जो पहली लड़ाई में जीवित बच सकते हैं औपचारिक सैनिक हैं। वे सेना की बहुमूल्य संपत्ति हैं। वे जितनी अधिक लड़ाइयों में भाग लेते हैं वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं और उतने ही बेहतर ढंग से जीवित रहने में सक्षम होते हैं। अंकल वू के आराम से न्यूवाजी के मन को बहुत शांति मिली। हालांकि वो पहले भी डरा हुआ और शर्मिंदा था, लेकिन जब उसने अंकल वू ने जो कहा उसके बारे में सोचा तो उसे शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। झगड़े के बाद तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। इधर उधर मत भागो। क्या तुम मेरी बात सुनते हो? अंकल वू ने मुझे बेचैनी से बताया कि उन्होंने बहुत सारे रंगरूटों को देखा है क्योंकि वो डरे हुए या घबराए हुए थे। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद वो कुछ भी नहीं समझ सका, सब कुछ भूल गया और युद्ध के मैदान के सभी कौशल भी भूल गया जो उसने पहले सीखे थे। ठीक है, मुझे पता है अंकल वू। न्यूवाजी ने जोर से सिर हिलाया और कहा कि वो मरना नहीं चाहता था। नहीं, वो मर सकता है। उसे अपने माता पिता का बदला लेना था, उसे कई दुश्मनों को मारना था, इसलिए उसे अंकल वू की बात माननी थी, अच्छे से रहना था और हर समय लड़ना था। मार अचानक सेनापति का आदेश आया, फिर स्थिति पर गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ सोच रहा चरवाहा डर गया, फिर उसने घबराहट में दूर से दुश्मन पर गोली चला दी। नतीजा ये हुआ कि वह नहीं टकराया। यह अंकल वू है। हालांकि वह न्यूवाजी से बात कर रहा है, वह हमेशा विपरीत दिशा के दुश्मन से दूरी पर ध्यान देता है। उन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। जब उसे पता चलेगा कि दुश्मन कहाँ है तो वे गोली चला देंगे, इसलिए वह मानसिक रूप से तैयार है। जिस समय कमांडर आदेश देता है वह पहले ही गोली मार चुका होता है। दृष्टि की अग्रिम पंक्ति में से एक स्टील के साथ हेलमेट का दुश्मन गिर गया। घबराओ मत, निशाना लगाओ और फिर से खेलो। अब ये दूरी हमारे लिए अच्छी है। अंकल वू ने कुशलता से बोल्ट खींचा और गाय से कहा, ठीक है ठीक है, न्यूवाजी ने उत्तर दिया, लेकिन वो बोल्ट खींचने की जल्दी में था। वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं था और उसका दिल घबरा गया था। बोल्ट को खींचने में उन्होंने काफी ऊर्जा खर्च की। इसके बाद वो दोबारा गिरे और निशाना लगाया। इस बार उन्होंने जल्दबाजी में गोली नहीं चलाई। इसके बजाय अंकल वू के अनुसार वह फिर से निशाना लगाना और लड़ना चाहता था। हालांकि वह बुरा नहीं था, वह जानता था कि उनका गोला बारूद पर्याप्त नहीं था और उसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता था। पिछली गोली चरवाहे ने घबराहट में चलाई थी, उसे आभास ही नहीं हुआ। इस बार वो सही मायनों में पहला शॉट मारने जा रहा था, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ और उत्साहित भी था। चूना चरवाहे ने कांपते हाथों से अंततः गोली चला दी। दुर्भाग्य से, हालांकि उसने शॉट पर निशाना साधा था, फिर भी वो थोड़ा भटक गया। बुरा नहीं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ो। उनके बगल वाले अंकल वो उनकी स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। इसे देखने के बाद उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 153 लूट। अंकल वू की बातें सुनकर न्यूवाजी निराशा के अच्छे मूड में थे। भले ही उसे अभी टीका नहीं मिला, लेकिन वह अपने दिल में तनाव और डर से छुटकारा पाने में सक्षम था। अब उसे ज्यादा डर और तनाव नहीं है। कुछ लोग बस ये सोचते हैं कि अधिक सटीक होने का लक्ष्य कैसे रखा जाए। बोल्ट खींचे जाने के बाद न्यूवा ने फिर से निशाना साधा। इस बार पिछली बार से भी कम समय लगा। निशाना लगाने के बाद वह गोली चलाता है। छूना, एक और गोली, लेकिन इस बार न्यूवाजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस दुश्मन पर उसने निशाना साधा था वह खुद को गोली मारने के बाद जमीन पर गिर गया और कोई हलचल नहीं हुई। अंकल वू, मैंने मारा, मैंने मारा। युद्ध के मैदान में बंदूकों और तोपों का शोर मवेशियों की उत्तेजित और उत्साहित ध्वनि के साथ मिश्रित होता है। हाँ, न्यूवाजी अद्भुत है। वह भविष्य में एक शार्प शूटर होगा। अंकल वू ने भी अभी अभी दुश्मन की स्थिति देखी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह गाय की मौत है या किसी और की। गाय को डरने से रोकने और खुद पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। केवल इसी तरह से हम बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मुझे भविष्य में एक शार्प शूटर बनना होगा और इन सभी बुरे लोगों को मारना होगा। न्यूवा ने बोल्ट खींचा और जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं, मानो उसने देखा हो कि वह एक निशानेबाज बन गया है। युद्ध के मैदान में उन्होंने एक ही गोली में सभी शत्रुओं को ढेर कर दिया। उसके बाद खूब गोलीबारी और दहाड़ मची और उसके चारों ओर लोग मर रहे थे। हालांकि दुश्मन भी मर रहा था। पहली शूटिंग के बाद न्यूवाजी आश्वस्त और अच्छी स्थिति में थी, लेकिन अचानक एक कॉमरेड जो उससे बहुत दूर नहीं था उसकी ओर मुड़ा और उसे चौंका दिया। फिर उसने पाया कि जिस कॉमरेड ने उसे पहले नमस्ते कहा था वह उसकी ही आंखों के सामने मर गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी को मरते देखा था। उसने अपने माता पिता की मृत्यु देखी थी, लेकिन इस तरह युद्ध के मैदान में वह बस अच्छे से जी रहा था और अपने दुश्मन के साथी को मार डाला और अचानक मर गया। वह अभी भी स्तब्ध था। उसके बाद वह था डर गया और लगा कि मौत बहुत करीब है।
इसलिए दूसरी तरफ अंकल वू ने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने अंकल वू को अचंभे में देखा, लेकिन उसकी बात सुनी और कहा, उन बेकार लोगों को मत देखो, आप युद्ध के मैदान पर विचलित नहीं हो सकते। आपको यह महसूस करने की जरूरत है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे महसूस करें अब आपको जो करना है वह है कि आप जो भी दुश्मन देख सकते हैं उन्हें मार डालो। ओह, न्यूवाजी ने यंत्रवत उत्तर दिया, लेकिन जब उसने दोबारा गोली मारी तो वह पहले जैसी स्थिति में नहीं थी। उसने अभी जो देखा और सोचा वह उस आदमी का चेहरा था, जिस तरह से उसने अपनी मृत्यु से पहले खुद से बात की थी, उसकी मृत्यु के बाद का दयनीय रूप जो वैसा ही था जब उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते देखा था। मुझे डर लग रहा है और घबरा गया। न्यूवाजी, वह अभी आपका साथी था, वह आपके सामने मर गया। आपके माता पिता आपके सामने मर गए। हालांकि आप बुरे नहीं हैं, आप एक पुरुष हैं। एक महिला की तरह मत बनो। तुम्हें क्या करना है, अब अपने हाथ में बंदूक लेकर उनसे बदला लेना है। एक आदमी को यही करना चाहिए। वहां डरना बेकार है। देर सवेर आप दुश्मन द्वारा मारे जाएंगे। आपको उन्हें मार देना चाहिए, बदला लेना चाहिए आपके रिश्तेदारों और आपके साथियों के लिए बाहों में। अंकल वू की आवाज फिर आई। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अंकल वू की बातें सुनकर जब न्यूवाजी की आंखें चमक उठी तो क्या वह बदला लेने के लिए नहीं जी रहा था? उनके माता पिता के लिए, उनके हथियारबंद साथियों के लिए बदला। इन सभी खलनायकों को मार डालो। पता चला चरवाहा फिर से ठीक हो गया है। हालांकि उसके माता पिता और उसके साथी अभी भी उसके दिमाग में दिखाई देंगे। इस बार यह उनकी दयनीय उपस्थिति नहीं है। इसके बजाय वह खुद को मुस्कुराते हुए देखता है, कई दुश्मनों को मारता है और उनकी रक्षा करता है। चरवाहे को लगता है कि उसे अपना लक्ष्य मिल गया है। शत्रु का आक्रमण अत्यंत भयंकर है और यहाँ का युद्ध अत्यंत हानिकारक है। हालांकि उनकी इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ है और वे पीछे नहीं हटे। अंततः दुश्मन उनके कड़े प्रतिरोध के आगे पीछे हट गया। जब दुश्मन नजरों से ओझल हो गया तो कमांडर ने युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए लोगों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनका गोला बारूद ज्यादा नहीं था और उन्हें कुछ देर तक रुकना पड़ता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ा जा सकता था। न्यूवाजी भी खाई से बाहर भाग गया। पिछली लड़ाई में भी उसने कई लोगों को मारा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष मर गया या घायल हो गया और पीछे हट गया। बाद में लड़ाई भयंकर थी और उसने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये पहली लड़ाई है जिसमें उसने भाग लिया। वह लूट के माल को एक स्मारिका के रूप में साफ करना चाहता है। अपने देश से दुश्मन को खदेड़ने के बाद वह अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए उनकी कब्र पर यह चीज रखेगा। आपकी लूट को वापस कर दिया जाएगा। निजी तौर पर लूट इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। अंकल वो किलेबंदी पर पीछे झुक रहे हैं और वह न्यूवा के हाथ में लूट का सामान देखकर हंस रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अंकल वो के शब्दों को सुनकर न्यूवाजी ने तुरंत अपनी पीठ के पीछे लूट का माल प्राप्त कर लिया। मैंने उन दुश्मनों को मार डाला। उनकी बंदूकें छीनने में मुझे क्या दिक्कत है? ये सभी मेरी हैं। मैं उन्हें एक स्मारिका के रूप में रखना चाहता हूँ। अंकल वू ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप स्मृति चिन्ह रखना चाहते हैं। हालांकि सेना के नियम है कि लूट को वापस किया जाना चाहिए और फिर ऊपर के लोगों द्वारा वितरित किया जाना चाहिए। जब उसने कहा कि यहाँ, तो उसने चारों ओर देखा और कहा, आप देखते हैं, हमारा गोला बारूद पर्याप्त नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे। अपनी चीजें इकट्ठा करना बेकार है। उन्हें इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें वितरित कर सकते हैं और अधिक दुश्मनों से लड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंकल वू की बातें सुनकर न्यूवाजी थोड़ा झिझके। वह कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं था और वह यहाँ की वास्तविक स्थिति जानता था, लेकिन वह अनिच्छुक था। हालांकि कुछ देर तक झिझकने के बाद भी उसने इन हथियारों को सौंपने का फैसला किया। हालांकि उसने गुप्त रूप से एक पिस्तौल छोड़ दी, जिसे उसने अभी अभी युद्ध के मैदान में उठाया था। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यह एक छोटे अधिकारी का था, जिसे उसकी आंखों ने देखा था। इसलिए जबकि अंकल वू और उनके आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किलेबंदी में एक छोटा सा छेद खोदा, बंदूक उसमें डाल दी और छिपा दी। हालांकि वह ये भी जानता था कि गोला बारूद कम था, इसलिए बंदूक में केवल एक गोली बची थी और बाकी सभी को अंदर कर दिया गया था। अंकल वू ने न्यूवाजी को अपनी बंदूक छिपाते हुए नहीं देखा। उन्होंने अपने द्वारा एकत्र की गई बंदूकों और गोलियों को वापस करने की पहल की। उन्होंने कुछ शब्दों में उनकी प्रशंसा की, जिससे न्यूवाजी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि युद्ध खत्म होने से पहले वह बंदूक उठा लेगा। वह और अधिक लड़ सकता था और बेहतर हो सकता था। GZBPCO एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 154 स्वैप। वैसे अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कोई असुविधा है? अंकल वू ने चिंता के साथ पूछा कि पहली लड़ाई के बाद एक तरफ के रंगरूट कमोबेश असहज महसूस करेंगे। अंकल वू के शब्दों ने न्यूवाजी को झकझोर दिया। वो बस युद्ध के मैदान को साफ करना और लूट का माल इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसके पास असुविधा का अनुभव करने का समय नहीं था। अब अंकल वू का कहना है कि उन्हें वास्तव में थोड़ा असहज महसूस होता है, खासकर अपने कई साथियों को अपने सामने मरते हुए देखकर, और भी बुरा लगता है। ठीक है, मैंने ऐसा बहुत पहले नहीं कहा होता। न्यूवाजी की शक्ल देखकर अंकल वू को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहां चरवाहा उल्टी की भावना को सहने से खुद को नहीं रोक सका और उसे अपना पिछला डर याद आ गया। हालांकि जैसा कि अंकल वू ने कहा, उन्हें अभी अभी लड़ाई का अनुभव हुआ और उनके डर की भावना बहुत कम थी। अंकल वू, मैं हवा उड़ाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास की हवा में खून की गंध स्पष्ट रूप से इतनी अच्छी नहीं है। न्यूवा ताजी हवा में कुछ सांस लेने जा रहा है। इस समय थोड़ी देर में लड़ाई शुरू नहीं होगी और वे कुछ देर आराम कर सकते हैं। आगे बढ़ो, बहुत दूर मत भागो। विपरीत व्यक्ति किसी भी समय आरोप लगा सकता है। अंकल वू ने इशारा किया। मुझे पता है, न्यूवा ने दौड़ते हुए उत्तर दिया। उसने पीछे मुड़कर उस बंदूक को भी देखा जो उसने छिपा रखी थी।